स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। और आज शैलेश भाई की सलाह पर काम करते हुए आज 13 सितंबर सुबह के 2:32 पर मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। उम्मीद है आप सबको समय से मिल जाएगी। जानते ही हैं आप कारण क्या है, तो चलिए ज्यादा बातें न करते हुए हांगकांग में डकैती पार्ट 3 शुरू करते हैं। देवराज चौहान, जगमोहन, अली बख्श होश में थे। 10 बजे के करीब उनकी आंखें खुली थी। देवराज चौहान के सिर पर पट्टी पड़ी हुई थी। चेहरे पर चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे। शरीर में कई जगह पीड़ा की लहरें रह रह कर उठ रही थी। जगमोहन और अली की हालत भी ज्यादा बेहतर नहीं थी। अली के पेट में ठोकरों का दर्द हो रहा था। जगमोहन की पीठ पर दर्द था। सुनेलकर की पिंडली की हड्डी टूट गई थी, परंतु अब प्लास्टर चढ़ा हुआ था और वो दवा के नशे में नींद में था। उसका चेहरा भी बुरी तरह उधड़ा हुआ था। नींद में भी वो करा सा उठता था। ये 3 कमरों की छोटी सी जगह थी और विनय बरूटा का ही कोई ठिकाना था। चारों एक ही कमरे में मौजूद थे। सुनीलकर और जगमोहन बेड पर थे और देवराज चौहान अली फर्श पर पड़े हुए थे। छत पर पंखा चल रहा था। ये कौन सी जगह है? जगमोहन बोला। मालूम नहीं, विनय बरूटा ही हमें यहाँ लाया होगा, देवराज चौहान ने कहा। तब वो हमारे पास पहुंचा था जब वो सारे। लेकिन बरूटा वहां क्या कर रहा था? जरूर वो नजर रख रहा होगा कि हम वॉल्ट में डकैती कर पाने सफल होते हैं या। हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, अली बख्श ने कहा। तुम जैम डिमोरा को 3 सूटकेस देने के लिए डकैती कर रहे थे और वो तुम्हारे इंतजार में बाहर ही मौजूद था। सूटकेस छीन छीन लिए और हमारा हाल क्या किया सामने ही है। सोहनलाल भी नहीं मिला तुम्हें। देवराज चौहान के होंठ बिछ गए। जगमोहन का चेहरा भी क्रोध से भर उठा। देवराज चौहान और जगमोहन की नजरें मिली। सुनेलकर की तो टांग ही तोड़ दी उन्होंने। अली बख्श ने सुनेलकर की तरफ देखा। जैम डिमोरा ने हमें तगड़ा धोखा दिया है, जगमोहन कह उठा। बरूटा की बात सही निकली कि तीनों सूटकेस लेकर भी वो सोहनलाल को वापस नहीं करेगा, देवराज चौहान ने शब्दों को चबाकर कहा। बरूटा डिमोरा का दोस्त रहा है और उसके बारे में बेहतर जानकारी रखता है। उसकी आदतों को जानता है। डिमोरा तुम्हें चूहा कह रहा था, जगमोहन गुर्रा उठा। उस वक्त वो मुझे कुछ भी कहने का दम रखता था, तब उसकी चल रही थी। देवराज चौहान कड़वे अंदाज में मुस्कुराया। उसने तुम्हें 30 दिन का वक्त दिया है कि सोहनलाल को बचा सकते हो तो बचा लो। उसके बाद वो सोहनलाल को। 30 दिन बहुत ज्यादा होते हैं जगमोहन। उसने कहा वो हांगकांग वापस चला जाएगा आज। हांगकांग ज्यादा दूर नहीं है। देवराज चौहान के स्वर में दरिंदगी के भाव थे। हरामजादे ने तुम्हें चूहा कहा। मौका मिला तो मैं उसे बुरी मौत मारूंगा, जगमोहन ने दांत पीसे। उस वक्त वो शेर था क्योंकि उसके 20 से ऊपर आदमी उसके साथ थे। वो हथियारबंद थे और हम घिर चुके थे। ऐसे में वो उस वक्त के हालातों का शेर था। तुम्हें उसके शब्दों का बुरा नहीं मानना। तभी अली बख्श के उठा। पर तुम तो वहीं के वहीं रह गए देवराज चौहान। तुम्हारा दोस्त अभी भी जैम डिमोरा के पास है। अगर डिमोरा अपनी जबान पर कायम रहा, 30 दिन उसने सोहनलाल को जिंदा रखा, तो मैं उसे छुड़ा लूंगा। देवराज चौहान के होंठ भिज गए थे। नजरें अली पर थी। मैंने तो सिर्फ इस बात की कोशिश की कि झगड़ा न बढ़े और खामोशी से सब काम पूरे हो जाए। लेकिन जैम डिमोरा को मेरी शांति पसंद नहीं आई। उसकी मर्जी। जिस तरह वो मामले को निपटाना चाहता है वैसे ही सही। हांगकांग जाओगे? अली बोला। अगर वो हांगकांग चला गया है तो हांगकांग जाऊंगा। सोहनलाल को उसके हाथों से छुड़ाना है। अली बख्श देवराज चौहान को सोच भरी निगाहों से देखता क्या उठा। एतराज ना हो तो मैं भी हांगकांग चलूंगा तुम्हारे साथ। तुम्हारा साथ दूंगा। मतलब कि अभी तुम्हें और पैसे चाहिए हमसे? कोई जरूरत नहीं।
तुम, जगमोहन ने कहना चाहा। मैं इस काम के पैसे नहीं लूंगा। पहले 1 करोड़, वो मैंने अभी लिया नहीं है। वो पैसा गिरीश सोनी के पास रखा है। मैं वो भी नहीं लूंगा। क्यों? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। इतनी बुरी तरह मेरी ठुकाई आज तक कोई नहीं कर सका। ऐसे में मैं डिमोरा के खिलाफ कुछ कर सका तो ये खतरनाक काम है। देवराज चौहान बोला। आगे का रास्ता खतरनाक है। जैम डिमोरा आसानी से हाथ आने वाला नहीं है। वो हांगकांग में ताकत रखता है। तुम्हारी जान जा सकती। मेरी जान की फिक्र मत करो। साथ रहकर मैं देखना चाहता हूं कि तुम डिमोरा को कैसी मौत देते हो। मैं उसे मारने का ख्वाहिशमंद नहीं हूं। मुझे सोहनलाल की जरूरत है। उसकी वापसी चाहिए। देवराज चौहान ने कहा। इतनी आसानी से सोहनलाल को वो वापस नहीं देगा। पंगा तो खड़ा होगा ही। जरूर होगा। देवराज चौहान की आंखों में दरिंदगी उभरी। ये सब तो अब होकर ही रहेगा। बरूटा कहाँ है? एकाएक जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान फर्श पर बैठा रहा। अली ने देवराज चौहान को देखा। मैं देखता हूं कि वो है कि नहीं, कहते हुए जगमोहन बेड से उतरा और दूसरे कमरों की तरफ चला गया। टिमोरा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अली बख्श जैसे अपने से कह उठा। बहुत कमीना निकला वो। 2 मिनट बाद ही जगमोहन कमरे में पांव रखता कह उठा। बरूटा दूसरे कमरे में नींद ले रहा है। मुझे भूख लगी है। अली कह उठा। तो किचन की तलाशी लो, फ्रिज देखो। जगमोहन बोला। कुछ मिले तो हमारे लिए भी ले आना। अली उठ खड़ा हुआ। वो थोड़ा सा लंगड़ा रहा था। जाने कहां कहां चोटें लगी थी ठुकाई में सबको। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाई और फर्श पर ही लेट गया। चेहरे पर सोच के भाव दिख रहे थे। जगमोहन भी गुस्से से भरा झुंझुलाया सा दिख रहा था। अगला दृश्य। दोपहर के 1:30 बजे विनय बरूटा ने कमरे में प्रवेश किया। उसका चेहरा बता रहा था कि वह नींद से उठकर सीधा कमरे की तरफ चला आया है। सुनीलकर जाग चुका था। उसकी टांग पर प्लास्टर चढ़ा था और वो तकियों के सहारे बैठा उदास सा दिख रहा था। जो हुआ उस झटके से अभी तक बाहर नहीं निकल पाया था। ऊपर से टांग टूट गई थी उसकी। हेलो दोस्तों, कैसे हो? विनय बरूटा ने मुस्कुराकर सब पर नजर मारी। सबने उसे देखा। तुम तो बहुत गहरी नींद में थे, जगमोहन बोला। कई दिनों बाद नींद लेने का मौका मिला। कुछ खाया पिया कि नहीं? मैंने सामान ला रखा, खा लिया है। बढ़िया। मैं जरा अपने लिए कॉफी बना लूं, फिर बातें करते हैं, कहकर बरूटा बाहर निकल गया। इसने हमें बचाया क्यों? अली ने पूछा। वो इसकी जरूरत थी। देवराज चौहान ने इससे वादा किया था कि अगर जैम डिमोरा ने सोहनलाल को वापस नहीं किया तो इन उन सूटकेसों में पड़े हीरे जवाहरातों का मालिक ये होगा और देवराज चौहान इसे सारी दौलत वापस ला कर देगा। देवराज चौहान ने यह वादा क्यों किया? क्योंकि वॉल्ट में बरूटा ने ही दौलत रखी थी। जब हम डकैती जब डकैती की गई तो उसका मालिक बरूटा था और ये जानता था कि हम डकैती कर, तो इसने देवराज चौहान को डकैती करने ही क्यों दी? सुनीलकर कह उठा। इसका जवाब तो बरूटा ही दे सकता है, जगमोहन बोला। देवराज चौहान को रोकने के लिए वो पुलिस पुलिस को फोन कर देता कि डायमंड वॉल्ट में डकैती हो रही। पता नहीं बरूटा के मन में क्या है। उसने क्यों नहीं देवराज चौहान को रोका? जगमोहन बोला। मुझे समझ में आ गया कि बरूटा ने मुझे क्यों नहीं रोका। देवराज चौहान उठ बैठा। क्यों? बरूटा चाहता था कि जैम डिमोरा से मेरी दुश्मनी पैदा हो जाए। वो जैम डिमोरा के दुश्मन के रूप में मुझे खड़ा करना चाहता था और वो ये बात जानता था कि डिमोरा सोहनलाल को वापस देने वाला नहीं। ऐसे में जब मैंने बरूटा से वादा किया कि अगर सच में ऐसा हुआ तो बरूटा के हीरे जवाहरातों का मालिक वो बन जाएगा और जैसे भी हो मैं उसे सारी दौलत वापस लाकर दूंगा, तो वो मान गया कि मुझे डकैती से रोकेगा नहीं। पुलिस को या होरे को डकैती होने की खबर नहीं देगा। लेकिन बरूटा ने ऐसा किया क्यों? दौलत तो उसके पास दौलत अवश्य पहुंच चुकी थी। लेकिन वो ये भी जानता था कि जैम डिमोरा उसे छोड़ने वाला नहीं। अगर डिमोरा मेरे से दुश्मनी ले लेता है तो
इसमें बरूटा का फायदा है। मैं सोहनलाल को वापस पाने के लिए उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे हाथों अगर डिमोरा मर जाता है तो बरूटा राहत की सांस ले सकेगा। बहुत दूर की सोची बरूटा ने, अली कह उठा। ये मेरे विचार हैं। सच क्या है ये तो बरूटा ही बताएगा। जो भी हो, सोनेलकर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर बरूटा हमें वहां से निकाल नहीं लाता तो शायद हम पुलिस के हाथों फंस जाते। सबसे बढ़िया बात रही कि बरूटा ने हमें मौके पर निकाल लिया। सबसे बुरी बात रही कि देवराज चौहान की मेहनत खराब गई, अली बोला। सोहनलाल वापस नहीं मिल सका। कुत्ते डिमोरा को हमारी ठुकाई करवाने की क्या जरूरत थी? सोहनलाल भड़क कर कह उठा। तभी मग कॉफी का मग थामे बरूटा कमरे में पहुंचा और कुर्सी खींचकर बैठ गया। घूंट भरा, देवराज चौहान को देखा और मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि जब तुम लोग हिलने के काबिल नहीं थे तब मैं तुम सबको वहां से उठा लाया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम चारों या आधे तो इस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़े होते। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। शुक्रिया, देवराज चौहान ने कहा। दिल से? हाँ। ये काम तुमने हमारे लिए नहीं किया, जगमोहन बोला। अपने लिए किया है। अपने लिए? क्योंकि देवराज चौहान ने तुमसे कहा था कि जैम डिमोरा ने धोखा दिया तो वो तुम्हें दौलत वापस ला कर देगा। तुम्हें वो दौलत चाहिए थी, इसलिए तुमने हम सबको वहां से निकाल लाने में ही भलाई समझी। क्या इसमें तुम लोगों का भला नहीं हुआ? अब तो सबका भला एक दूसरे के साथ जुड़ चुका है। हालात ही ऐसे हैं। तुमने कोई एहसान नहीं किया। ठीक है, ऐसा ही सही, तुम्हारी बात मानी। विनय बरूटा ने देवराज चौहान को देखा। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे कि मैं चाहता था कि डिमोरा के साथ तुम्हारी दुश्मनी हो जाए, क्योंकि वो ताकतवर है और पागल भी। उसके आदमी तब तक मुझे ढूंढते रहेंगे जब तक कि वो मुझे खत्म न कर दे। डिमोरा अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलता। ऐसे में मैं डिमोरा से कब तक भागता? यही सोचा कि तुम्हारी उससे दुश्मनी पैदा हो जाए तो मेरी राह आसान हो जाएगी, जो कि अब होने जा रही है। जगमोहन ने गहरी सांस ली। हाँ, अब सब कुछ मेरे हक में होने लगेगा। डिमोरा से देवराज चौहान निपट लेगा। तुम्हें कैसे यकीन था कि डिमोरा सोहनलाल को वापस नहीं देगा? जगमोहन ने पूछा। क्योंकि मैं डिमोरा को बहुत करीब से जानता हूँ। वो उस इंसान को कभी नहीं छोड़ता जो उसे तकलीफ दे, और सोहनलाल ने उसके हीरे जवाहरातों के संग्रह पर हाथ डालकर उसे तकलीफ दी है। विक्की पावड़े और रघु तो इस मामले में बच नहीं विक्की पावड़े और रघु तो इस मामले में बच नहीं सके। डिमोरा के हाथ नहीं लग सके। पावड़े ने रघु पावड़े को रघु ने मारा और मैंने रघु को। बचा सोहनलाल, जो कि शुरू से डिमोरा के आदमियों के हाथ लग चुका था। ऐसे में डिमोरा उसे छोड़ दे, ये हो ही नहीं सकता। तो तुम्हें पूरा भरोसा था कि डिमोरा हीरे जवाहरातों का संग्रह वापस लेकर भी सोहनलाल को नहीं छोड़ेगा? सब कुछ तुम लोगों के सामने है, देख लो। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। तीनों सूटकेस डायमंड वॉल्ट में मैंने रखे थे। वो मेरी दौलत बन चुकी थी। ऐसे में मैं उस डकैती को देवराज चौहान को करने क्यों देता? अगर मैं विश्वस्त ना होता कि डिमोरा देवराज चौहान को धोखा देगा। इस डकैती को किसी भी वक्त खराब कर सकता था। तुम लोगों पर मेरी नजर थी। मेरा एक फोन पुलिस को या मयंक होरे को करना काफी होता कि वॉल्ट में डकैती हो रही है। उसके बाद तुम लोग बच नहीं सकते थे। लेकिन मुझे डिमोरा की हरकत पर भरोसा था कि वो धोखा देगा। अब वो दौलत तो तुम्हारे हाथ से निकल गई, जगमोहन बोला। बरूटा ने देवराज चौहान को देखकर कहा। देवराज चौहान ने मुझसे वादा किया था कि अगर डिमोरा ने धोखा दिया तो सारी दौलत मुझे वापस ला कर देगा। देवराज चौहान ने बरूटा को देखा। कुछ पल खामोशी रही। इतना तो मैं जानता हूं कि देवराज चौहान का भरोसा किया जा सकता है, बरूटा ने कहा। जगमोहन की निगाह भी देवराज चौहान पर गई। तुम्हें जैम डिमोरा के हीरे जवाहरातों का संग्रह वापस लौटाऊंगा, देवराज चौहान ने कहा। मुझे मालूम है कि तुम भरोसे के काबिल हो, वरना दौलत की मैं डकैती होने ही नहीं देता। बरूटा मुस्कुरा पड़ा।
लेकिन ये राह आसान नहीं है, जगमोहन ने कहा। जरा भी नहीं, बरूटा बोला। डिमोरा से कोई चीज वापस लेना शेर की गुफा में जाने से भी ज्यादा खतरनाक है। तुम भी इस काम में देवराज चौहान के साथ साथ नहीं रहूंगा। पीछे रहकर कुछ कर सका तो जरूर करूंगा। डिमोरा से देवराज चौहान को ही निपटना होगा, विनय बरूटा ने कहा। देवराज चौहान ने सोहनलाल को भी वापस लेना है। मामला काफी टेढ़ा हो गया है। अब जैम डिमोरा कहाँ है? देवराज चौहान ने कहा। नहीं जानता, मालूम कर सकता हूं। पता करके बताना। ठीक है, बता दूंगा। वैसे उसने कहा था कि वो आज हांगकांग के लिए निकल जाएगा। जाने की तैयारी उसने कर रखी थी। शाम तक मालूम कर लूंगा। बरूटा गंभीर दिखने लगा। तुम अब क्या करने की सोच रहे हो? अभी कुछ नहीं सोचा। पहले तुम मुझे डिमोरा के बारे में बताओ। विनय बरूटा ने सिर हिलाया। डिमोरा ने मुझे 30 दिन का वक्त दिया है कि 30 दिन वो सोहनलाल को जिंदा रखेगा। तब तक मैं सोहनलाल को छुड़ा सकता हूं तो छुड़ा लूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो 30 दिन सोहनलाल को जिंदा रखेगा? जरूर जिंदा रखेगा, बरूटा ने कहा। वो तुम्हें अपनी ताकत दिखाना चाहता है और खुद की भी पीठ थपथपाना चाहता है कि उससे ज्यादा ताकतवर दूसरा कोई नहीं। सोहनलाल को वो जरूर जिंदा रखेगा। उसने कहा था कि वो सोहनलाल को हांगकांग ले जा रहा है, अली बख्श बोला। डिमोरा ने ऐसा कहा है तो ऐसा ही करेगा वो। तुमने हमारी दवा दारू कैसे की? अली ने पूछा। मेरी पहचान के डॉक्टर ने ये सब किया। फोन करके उसे बुला लिया था। उसने मेरी टांग की हड्डी ठीक से बिठा दी थी ना। बेड पर लेटा सुनील कर कह उठा। वो अपने काम में एक्सपर्ट है, लेकिन एक्सरे के बिना टूटी हड्डी को ठीक से नहीं बिठाया जा सकता, सुनीलकर ने चिंता से कहा। वो अपने पोर्टेबल एक्सरे मशीन लाया था। उससे तुम्हारी टूटी हड्डी का एक्सरे लिया था। तुम्हारे पीछे टेबल पर एक्सरे पड़े हैं। हाथ बढ़ाकर उठाओ और देख लो। वक्त अच्छा कटेगा तुम्हारा। तुमने डिमोरा के हीरे जवाहरातों पर हाथ डालकर अपने लिए खतरा मोल लिया, देवराज चौहान बोला। गलत मत बोलो, बरूटा ने कहा। ये सारा काम विक्की पावड़े, रघु और सोहनलाल ने। लेकिन उसके पीछे दिमाग तुम्हारा चल रहा था। तुम्हें मालूम था कि विक्की पावड़े को हीरे जवाहरातों की सारी जानकारी दी गई तो वो जरूर कुछ करेगा। ऐसे में तुम पावड़े को सारी जानकारी देते रहे और जानकारी मिलने के साथ साथ ही पावड़े प्लान बनाने लगा। तुम खामोशी से पावड़े पर नजर रखते रहे। जो तुम चाहते थे पावड़े वही कर रहा था। जब वो शोभा नारायण दास बुटीक से रघु के साथ तीनों सूटकेस लेकर निकला तो बाहर तुमने उसे पकड़ लिया। कम से कम मैंने जैम डिमोरा की दौलत नहीं लूटी, बरूटा मुस्कुराया। वो मेरा दोस्त था। कुछ भी कहो, इस मामले के मास्टरमाइंड तुम ही हो। बरूटा कुछ पल चुप रहकर बोला। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि डिमोरा तुम्हें इस बुरी तरह धोखा देगा। सच में नहीं सोचा था। सही बात तो यह है कि मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा ही नहीं था कि डिमोरा मुझे धोखा देगा। तुम अभी डिमोरा के बारे में कुछ नहीं जानते। आगे के मामले में मैं तुम्हारे साथ तो नहीं रहूंगा, परंतु तुम्हारे आसपास रहूंगा। तुम्हें किसी काम में मेरी जरूरत पड़े तो मेरा इस्तेमाल कर सकोगे। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। पहले पता तो चले कि डिमोरा है कहाँ, जगमोहन बोला। वो मैं शाम तक बता दूंगा, लेकिन ये जगह अब हमें खाली करनी है। विनय बरूटा ने चारों को देखा। खाली करनी है? जगमोहन ने बरूटा को देखा। हाँ, ये जगह सुरक्षित नहीं है। सुबह तुम चारों की बुरी हालत थी तो यहाँ टिकना पड़ा, क्योंकि यहाँ डॉक्टर आसानी से पहुंच सकता था। अब डॉक्टर का काम पूरा हो गया है। इमरजेंसी वाली बात नहीं रही। चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे पास टिकने के लिए कई जगह हैं। हम वहां जा सकते हैं, परंतु बरूटा ने सुनीलकर को देखा। ये हमारे साथ नहीं जा सकेगा। इसे प्लास्टर लगा है। ये भाग दौड़ नहीं कर सकता, बल्कि हमारे लिए भी समस्या खड़ी कर देगा। इसे देखभाल के लिए एक बंदा चाहिए, इसलिए इसे तो अपना इंतजाम खुद ही करना होगा। सबकी निगाह सुनीलकर की तरफ उठी। सुना तुमने? अली बख्श बोला। मेरे चेले चपाटे मेरा ध्यान रख लेंगे।
सुनीलकर कह उठा। तुम्हें 5 करोड़ देने हैं मैंने, देवराज चौहान बोला। वो तुम तक पहुंच जाएंगे। काम तो ठीक से निपट नहीं सका। सुनीलकर ने इंकार में सिर हिलाया। मैं कुछ नहीं लूंगा, लेने का हक नहीं बनता मेरा। अगर तुम दोबारा कभी मुझे डकैती में शामिल करो तो मुझे खुशी होगी। हम तो 5 करोड़ देने को तैयार हैं, जगमोहन ने जल्दी से कहा। तुम ही लेने को मना कर रहे हो। हक बनता है। हक बनता, काम ठीक से हो गया होता तो जरूर लेता। सुनीलकर ने गहरी सांस ली। जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा, ये तो 5 करोड़ लेने को तैयार नहीं है। जैम डिमोरा से निपटने में सफल रहा, सलामत रहा तो तुम्हें किसी डकैती में शामिल जरूर करूंगा सुनीलकर। मैं यही चाहता था, सुनीलकर ने चैन भरे स्वर में कहा। तब तक मैं ठीक हो जाऊंगा। शाम को, विनय बरूटा ने कहा, अंधेरा होते ही हम ये जगह छोड़ देंगे। एक साथ जगह छोड़ेंगे। सुनीलकर को टैक्सी में बिठा दूंगा। ये अपने लोगों को फोन कर लेगा और जहां जाना होगा चला जाएगा। सुनीलकर ने सिर हिला दिया। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, डिमोरा के बारे में खबर लानी है। फिर बरूटा ने देवराज चौहान, जगमोहन और अली बख्श को देखा। मेरे ख्याल में तुम लोगों को अभी 2-3 दिन पूरे आराम की जरूरत है। उधर दवा रखी है, समझा देता हूँ कि कैसे कब कब लेनी है। तुम डिमोरा की खबर लाओ, देवराज चौहान बोला। हमें आराम की जरूरत नहीं है। तुमने अब तक जरूर सोचा होगा कि कैसे आगे का काम करना है, बरूटा बोला। जब तक डिमोरा का पता न चले कि वो इंडिया में है या हांगकांग में, तब तक कुछ सोच लेना मुश्किल है। शाम तक पता चल जाएगा। आधे घंटे बाद बरूटा चला गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और जगमोहन से बोला, जैम डिमोरा के सिलसिले में हमें 3 काम करने हैं। 3 काम? पहला, सोहनलाल को वापस लेना। दूसरा, हीरे जवाहरातों के संग्रह के 3 सूटकेस हासिल करके बरूटा के हवाले करने हैं। तीसरा, गिरीश सोनी को ब्लैकमेल किया जाने वाला सामान डिमोरा की बेटी मैगी के वॉल्ट से निकालना है। ये क्या कह रहे हो? जगमोहन चौंका। इसके लिए तो हमें मैगी के वॉल्ट में घुसना होगा। ये काम करना है तो क्या तुम हांगकांग में डकैती करने की सोच रहे हो? जगमोहन परेशान दिखा। मैगी के वॉल्ट में डकैती करनी पड़ सकती है, लेकिन हमें गिरीश सोनी से मतलब क्या? हम क्यों उसके लिए? गिरीश सोनी ने मयंक होरे को वॉल्ट तक नहीं आने दिया रात को। ये काम कोई और भी कर सकता था, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। जो मैंने कहा वो काम उसने पूरा किया। अली बख्श का इंतजाम भी उसने किया। केमिकल इंजीनियर रमन मुखर्जी का इंतजाम भी उसने किया। हमारी कई समस्याएं हल की तो सिर्फ इस आशा से कि जैम डिमोरा के पास उसकी ब्लैकमेलिंग का सामान निकाल कर उसके हवाले करूंगा, कि डिमोरा से अपनी जान बचा सके। तुम समझते नहीं, इस काम के लिए हमें हांगकांग जाना। हांगकांग तो हमने जाना ही है। क्या मतलब? इतना सब कुछ होने के बाद जैम डिमोरा हिंदुस्तान में रुकने वाला नहीं। वो सीधा हांगकांग ही जाएगा। उसने कहा भी था कि इंडिया उसे सूट नहीं किया, इसलिए वापस हांगकांग जा रहा है। वो जरूर वापस हांगकांग ही जाएगा। जगमोहन व्याकुल नजरों से देवराज चौहान को देखता रहा। देवराज चौहान ने सवालिया निगाहों से जगमोहन को देखा। मैगी के वॉल्ट में डकैती करने का मतलब समझते हो? तुमने ही कहा था कि बरूटा ने, गिरीश सोनी ने तुम्हें बताया था कि मैगी का वॉल्ट दुनिया के सबसे सुरक्षित वॉल्टों में से एक माना जाता है। ऐसे वॉल्ट में डकैती करना, ऐसे वॉल्ट में डकैती क्यों नहीं हो सकती? देवराज चौहान मुस्कुराया। सिर्फ गिरीश सोनी की खातिर? जगमोहन झुंझुलाया। हाँ, सिर्फ गिरीश सोनी की खातिर। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। ये पागलपन होगा। तुम गिरीश सोनी को देख रहे हो, जबकि मुझे हर मामले में जैम डिमोरा नजर आ रहा है। मैं जैम डिमोरा को देख रहा हूं कि हर कदम पर उसे शिकस्त कैसे देनी है। देवराज चौहान का स्वर कठोर हो गया। जैम डिमोरा ने मुझसे जो दुश्मनी ली है, मैं उस दुश्मनी को खुले दिल से निभाना चाहता हूं। अब वो चैन से नहीं जी सकेगा, ना ही मैं उसे जीने दूंगा। उसने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन मैं उसके साथ जो करूंगा, ठीक करूंगा। अगला दृश्य।
सुधीर कावले फुर्सत मिलते मिलते शाम के 4 बज गए। पुलिस की कार्रवाई की वजह से डायमंड वॉल्ट के पार्टनर्स की मीटिंग शुरू होते होते दोपहर के 2 बज गए थे। वॉल्ट के सारे पार्टनर्स वहां आ पहुंचे थे। जबरदस्त हलचल थी वॉल्ट में। सुबह से ही टीवी, न्यूज चैनल, अखबार के रिपोर्टर्स ने बाहर डेरा डेरा डाल रखा था। हर तरफ खाकी वर्दी वाले ही नजर आ रहे थे। वानखेड़े 11 बजे यहां से गया था और पुलिस वालों को जरूरी काम को निपटाने के निर्देश देता गया था। ऊपर फोटोस्टेट वाले ऑफिस में पुलिस का तगड़ा पहरा लग चुका था। पुलिस की कार्रवाई समाप्त हो गई। वो चली गई, परंतु अभी भी कई पुलिस वाले वहां पर वॉल्ट के केबिन वाले हिस्से में मौजूद थे। साथ में वॉल्ट के गनमैन भी उधर नजर रख रहे थे। इसी प्रकार वॉल्ट की ऊपरी मंजिल पर फोटोस्टेट वाले ऑफिस में भी वॉल्ट के 4 गनमैन मौजूद थे, क्योंकि वहां से वॉल्ट में उतरने का रास्ता खुला हुआ था। 2 बजे मयंक खोरे के ऑफिस में सारे पार्टनर्स की मीटिंग शुरू हुई। सुधीर कावले भी वहां मौजूद था। सारे हालातों पर गौर किया गया। कावले दृढ़ स्वर में एक ही बात कहता रहा कि उसे मौका दिया जाए। वो वॉल्ट से लूटा सारा माल वापस लाने की पूरी चेष्टा करेगा। किसी ने भी इस बात पर ऐतराज नहीं उठाया और कावले की बात मान ली गई कि वो वॉल्ट की दौलत को ढूंढेगा। वो सब जान चुके थे कि उन 3 सूटकेसों में बेशकीमती हीरे जवाहरात मौजूद थे। कावले जब डायमंड वॉल्ट की इमारत से निकला तो शाम के 4 बज रहे थे। वो बाहर खड़ी अपनी कार के पास पहुंचा और कार से टेक लगाए सोचों में डूबा रहा। नजरें घूमती रही। सामने गेट पर 2 गनमैन खड़े थे। एक भीतर टहलता दिख रहा था। कावले को डकैती के सारे हालातों का पता था, परंतु एक बात वो नहीं समझ पा रहा था कि जब देवराज चाहन, जगमोहन, अली, सोनेलकर वो तीनों सूटकेस लेकर बाहर मुख्य सड़क पर आए तो किन लोगों ने उन पर हमला किया। कौन उनसे सूटकेस छीन कर ले गए। किन लोगों ने उन चारों की पिटाई की और फिर वो कौन था जो चारों घायलों को ओमनी वैन में डालकर ले गया। क्या देवराज चौहान का साथी क्या देवराज चौहान का ही साथी था वो जो बाहर मौजूद था, या कोई खुदाई मददगार। वो खुदाई मददगार नहीं हो सकता। कोई भी खुदाई मददगार इस तरह सड़क पर पड़े घायलों को आनन फानन उठाकर वैन में लाद कर नहीं ले जाएगा। वॉचमैन से पता चला था कि चारों में से एक की टांग भी टूटी हुई थी। हुलिये से पता चला कि टांग टूटने वाला सुनीलकर था। कावले इन सब बातों का जवाब चाहता था। सब कुछ जानने के बाद ही तो वो आगे बढ़ सकता था। वॉल्ट की दौलत वापस पानी थी। वो कौन ले गया देवराज चौहान से वो कौन ले गया देवराज चौहान से। पुलिस अपना काम कर रही थी। वानखेड़े उसे किसी प्रकार की जानकारी देने को तैयार नहीं था। ऐसे में उसे जो करना था खुद ही करना था। इस मामले की छानबीन करने के लिए वो पूर्ण रूप से काबिल था। प्रशिक्षण प्राप्त जासूस था। ये जुदा बात थी कि वॉल्ट की ऐसी नौकरी मिल गई थी कि अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस खोलने की जरूरत ही नहीं समझी थी। सोनेलकर के बारे में उसे मालूम हो चुका था कि वो किस इलाके में हफ्ता वसूली करता है, परंतु वो अब आसानी से मिलने वाला नहीं था। उसकी टांग टूटी हुई थी। वो जानता होगा कि पुलिस उसे तलाश करेगी। काबले तुरंत इस नतीजे पर पहुंचा कि टांग टूट जाने की स्थिति में वो कहीं छिपकर रहेगा। कोशिश की जाए तो सोनेलकर को ढूंढा जा सकता है, परंतु काबले पहले गिरीश सोनी से मिलना चाहता था। जासूसी की ट्रेनिंग के दौरान गिरीश सोनी उसी के बैच में था। दोनों अच्छे दोस्त तो नहीं थे, परंतु ठीक ठाक पहचान थी। ट्रेनिंग में एक मामले को सुलझाने का काम दोनों ने इकट्ठे ही किया था। सुधीर कावले कार पर वर्ली पहुंचा। वो जानता था कि गिरीश सोनी का ऑफिस कहाँ है। कार को पार्क करके वो एक इमारत में प्रवेश कर गया और लिफ्ट द्वारा दूसरी मंजिल पर गिरीश सोनी की प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी पहुंचा। शार्प डिटेक्टिव एजेंसी, यही नाम था गिरीश सोनी की एजेंसी का। दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश करते ही डेस्क के पीछे बैठी रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। वेलकम सर, मैं सुधीर कावले हूं। पास पहुंचकर कावले ने कहा। गिरीश सोनी मुझे पुराना जानता है। रिसेप्शनिस्ट उसे देखने लगी। मैं क्लाइंट नहीं हूं। कावले ने उसकी उलझन दूर की। गिरीश से मिलना है। आप क्या उनके दोस्त हैं? वो बोली। दोस्त भी कह सकती हो। सर 10 मिनट पहले ही ऑफिस पहुंचे हैं और किसी केस पर व्यस्त हैं। लगता नहीं कि अभी वो मिलेंगे। पता करो
बताओ, सुधीर कावले आया है। कावले ने गंभीर स्वर में कहा। वो मुझसे जरूर मिलेगा। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक बटन दबाकर उसे कान से लगाया। कुछ सेकंड के बाद गिरीश सोनी से बात हो गई। रिसेप्शनिस्ट ने सुधीर कावले को आने के बारे में बताया तो गिरीश सोनी ने उसे भीतर भेज देने को कह दिया। मैंने कहा था ना, कावले मुस्कुरा पड़ा। वो मुझसे जरूर मिलेगा। रिसेप्शनिस्ट ने कावले को गिरीश सोनी के ऑफिस में पहुंचा दिया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, हाथ मिले, गले मिले। बैठो कावले। गिरीश सोनी बैठता हुआ बोला। हम कई सालों बाद मिल रहे हैं। हाँ। कावले बैठा। 6-7 साल बाद। तुमने तो धंधा अच्छा जमा रखा है। काम चल जाता है। तुम सुनाओ, कैसे आना हुआ? मुझे मालूम है तुम डायमंड वॉल्ट में नौकरी कर रहे हो। सुधीर कावले ने गिरीश सोनी को देखा। निकाल दिया नौकरी से? गिरीश सोनी बोला। चिंता मत करो, मेरे पास काम है तुम्हारे लिए। कैसे सोचा कि निकाल दिया? कावले मुस्कुराया। बीती रात डायमंड वॉल्ट में डकैती हुई, इस वजह से गाज तुम पर गिरी हो। गिरीश सोनी बोला। नहीं निकाला। ये तो खुशी की बात है। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वॉल्ट के मालिक ये बात समझ रहे हैं। गिरीश सोनी ने सिर हिलाया। मैंने डकैती बचाने की कोशिश की, परंतु सफल नहीं हो सका। तुमने डकैती बचाने की कोशिश की? कैसे? गिरीश सोनी ने दिलचस्पी से कहा। कावले कुछ पल गिरीश सोनी को देखता रहा, फिर बोला। डायमंड वॉल्ट में देवराज चौहान ने डकैती की। देवराज चौहान? डकैती मास्टर देवराज चौहान? गिरीश सोनी संभला। हाँ। कैसे जाना कि उसी ने? मयंक होरे ने वॉल्ट में गड़बड़ की खबर मिलने पर बंगले से निकलने से पहले मुझे फोन किया था। गिरीश सोनी एकाएक सतर्क हो उठा। कावले अब यहाँ आने के मुद्दे पर आ रहा था। मयंक होरे कौन है? गिरीश सोनी ने अनजान बनते पूछा, परंतु कावले ने उसकी बात का जवाब न देकर आगे कहा। मैं 15 मिनट में ही डायमंड वॉल्ट जा पहुंचा। कावले मुस्कुराया। अब तो तुम समझ गए होगे कि देवराज चांद से मेरी मुलाकात कैसे हो गई। उसका मेरा सामना हुआ, झगड़ा हुआ, पर वो मुझ पर भारी रहा। मैं अभी भी कुछ समझा नहीं, परंतु मयंक होरे वॉल्ट नहीं पहुंच सका, क्योंकि देवराज चांद जानता था कि 2.5 बाई 3 फुट का टुकड़ा जब वॉल्ट के भीतर केबिनों वाले हिस्से में गिरेगा तो वॉल्ट के कर्मचारी होरे को फोन जरूर करेंगे कि वॉल्ट में कोई आवाज उभरी है। ऐसे में मयंक होरे वॉल्ट तक ना पहुंच जाए, इसके लिए देवराज चौहान ने पहले से ही इंतजाम कर लिया था कि होरे जब वॉल्ट में आने की तैयारी करे, जब आ रहा हो तो उसे रास्ते में उलझा लिया जाए। गिरीश सोनी की नजर सुधीर कावले पर थी। और मयंक होरे को रास्ते में उलझा भी दिया गया। कावले शांत स्वर में बोला। तो तुम इसलिए मेरे पास आए हो? गिरीश सोनी ने कुर्सी की पुष्ट से पीठ टिका ली। जासूसी की ट्रेनिंग के दौरान हम दोनों को करीब के नंबर मिलते थे। हमारे रिजल्ट में ज्यादा फर्क नहीं होता था। किसी टेस्ट में तुम बेहतर होते थे तो किसी में मैं, जबकि हम दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में रहते। हम दोनों ने ही बेहतर ढंग से 3 साल लगाकर जासूसी की ट्रेनिंग पूरी की। रात मैंने ज्यादा पी ली थी। गिरीश सोनी मुस्कुराया। उसके बाद नशे में ड्राइव पर निकल पड़ा और तुम्हारी कार मयंक होरे की कार से टकरा गई। कावले ने फौरन कहा। ऐसा ही हुआ था। तब मैं तगड़े नशे में था। गिरीश सोनी के चेहरे पर मुस्कान थी। कावले ने भी मुस्कुराकर उसे देखा। तुम ये बात क्यों भूल जाते हो कि इस वक्त मुझसे बात कर रहे हो? हम दोनों का काम एक ही है। कावले बोला। गिरीश सोनी ने कुछ नहीं कहा। तुम्हें मान लेना चाहिए कि तुमने देवराज चौहान के इशारे पर मयंक होरे को रोका रात में। इसके अलावा मेरे पास और कुछ सोचने की गुंजाइश ही नहीं है। अगर तुमने रात ज्यादा पी ली थी तो उस स्थिति में नशे में तुम कार लेकर सड़कों पर नहीं निकलोगे। ये तुम्हारा बहाना है। असल में क्या हुआ वो तुम्हें बता दिया है। ये जरूरी भी नहीं कि तुम मुझे जरूर जवाब दो, पर मैं इस बात को लेकर उलझन में हूं
कि देवराज चौहान जैसे डकैती मास्टर के लिए तुमने काम क्यों किया? तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, ऐसा गलत काम तुमने क्यों कर दिया? तुम तो दावे के साथ कह रहे हो कि मैंने देवराज चौहान के कहने पर होरे को रोका। सच कहा है मैंने। इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है? कुछ बातों के सबूत कभी नहीं होते। हम जैसे लोगों को सबूत की जरूरत भी नहीं होती। यहाँ अदालत नहीं लगी कि सबूतों की बात की जाए। ये सिर्फ आपसी बात हो रही है, सुधीर कावले ने कहा। दोनों खामोश रहे, एक दूसरे को देखते रहे। मान लेने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये सिर्फ आपसी बात है और तीसरे को पता नहीं लगेगी। गिरीश सोनी ने सिगरेट सुलगाई और बोला, तुम तो सिगरेट पीते नहीं। नहीं। कॉफी लोगे? तभी लूंगा अगर तुम सच स्वीकार रहे हो तो। गिरीश ने इंटरकॉम पर कॉफी लाने को कहा। जासूसी की ट्रेनिंग के दौरान स्विट्जरलैंड में हमने काफी अच्छा वक्त बिताया। वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन वक्त था। सुधीर कावले ने कुछ नहीं कहा। फुर्सत में मैं अक्सर उस वक्त को याद करता हूँ। हमारे ग्रुप में कई लोग थे। एक एडवर्ड था, जर्मनी से। हम उसे बेवकूफ समझते थे, लेकिन वो किस्मत का बहुत धनी निकला। जर्मनी में उसकी डिटेक्टिव एजेंसी दौड़ रही है। 6 शहरों में उसने ब्रांच ऑफिस खोल रखे हैं। कभी कभी फोन पर उससे बात हो जाती है। गिरीश सोनी बोला। तुम किसी के संपर्क में हो? नहीं। कावले ने इंकार में सिर हिलाया। शादी की? नहीं। तब भी तुम सिर्फ काम की बात करते थे और आज भी सिर्फ काम की ही बात कर रहे हो। ज्यादा नहीं बोलते। मैं बहुत बोलता हूँ। कावले मुस्कुराया। मेरे से देवराज चौहान की बात करो, मयंक होरे की बात करो, मैं बहुत बोलूंगा, क्योंकि वो करंट मुद्दा है। इस वक्त मुझे उस पर बात करनी है। तुम भी उस पर बात करो। तुमसे झूठ बोलने का मन नहीं करता। शुक्रिया। तुमने कहा बात हम दोनों के बीच रहेगी। ये मेरा वादा है। तभी दरवाजा खुला और ट्रे में प्याले रखे चपरासी ने भीतर प्रवेश किया। एक कॉफी का प्याला उसने गिरीश के सामने रखा, दूसरा कावले के, और बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हो गया। गिरीश सोनी ने गंभीर अंदाज में कॉफी का घूंट भरा। तुम भी लो, गिरीश सोनी ने कहा। सुधीर कावले ने भी कॉफी का घूंट भरा, उसे ही देख रहा था। तुम चाहते क्या हो? अभी तुमसे स्पष्ट बात की है कि इस मामले में तुम्हारा लक्ष्य क्या है, गिरीश सोनी ने पूछा। वॉल्ट की दौलत वापस पाना। यह असंभव है। गिरीश सोनी गंभीर था। कुछ भी असंभव नहीं होता। वो दौलत जैम डिमोरा के हीरे जवाहरातों का संग्रह है। जिंदगी भर उन्हें दुनिया के कोने कोने से इकट्ठा करता रहा। उनकी कीमत आंकना भी कठिन है। उन्हें जैम डिमोरा बच्चों की तरह प्यार करता है। पहले ये संग्रह उसके हाथ से निकल गया था, लेकिन किस्मत से उसे वापस हासिल कर लिया। उन हीरे जवाहरातों के संग्रह को अब वो अपने से दूर नहीं होने देगा। वो एक खतरनाक इंसान है। हांगकांग अंडरवर्ल्ड में ड्रग्स किंग के नाम से जाना जाता है। तुम उन्हें वापस हासिल नहीं कर सकते। गिरीश सोनी ने एक एक शब्द पर दृढ़ता की चोट मारते हुए कहा। काबले कुछ पल गिरीश सोनी को देखता रहा, फिर बोला, तुम जैम डिमोरा को जानते हो? हाँ। किस हद तक जानते हो? काफी हद तक। उससे बातचीत होती है? होती है। देवराज चौहान को भी जानते हो? हाँ। बातचीत होती है। ज्यादा नहीं, पर हो ही जाती है। रात तुमने क्या किया? जो तुमने कहा वो सही है। मतलब कि देवराज चौहान के कहने पर मयंक होरे का रास्ता रोका। गिरीश सोनी ने हाँ में सिर हिलाया। तुम्हारी बातें सुनकर मैं खुद को अजीब सी स्थिति में महसूस कर रहा हूं, सुधीर कावले ने कहा। गिरीश सोनी उसे देखता रहा। देवराज चौहान ने डायमंड वॉल्ट में जो डकैती की, तुम उसमें शामिल थे? नहीं। होरे का रास्ता तुमने देवराज चौहान के कहने पर रोका? हाँ, परंतु मैं डकैती में शामिल नहीं था। जैम डिमोरा को कैसे जानते हो? गिरीश सोनी करीब मिनट भर चुप रहकर बोला, मेरे से 4 साल पहले एक गैर कानूनी गलती हो गई थी।
वो गलती इतनी बड़ी है कि कानून के पास उसके सबूत पहुंच गए तो मुझे फांसी हो सकती है या उम्र भर जेल में रहना पड़ेगा। तब मैं सोचता था कि मेरी इस बात को कोई नहीं जानता और मैं बच गया हूं। अभी ये सोच ही रहा था कि मेरे पास जैम डिमोरा का भेजा एक पैकेट मिला। उसमें वो सब कुछ था जो मुझे फांसी तक पहुंचा सकता था। उसने सबूतों का डुप्लीकेट सामान भेजा था। मैं आज तक नहीं जान सका कि उस मामले के सारे सबूत जैम डिमोरा तक कैसे पहुंच गए। उसके बाद मैं जैम डिमोरा की कठपुतली बन गया। मुझे वही करना पड़ता जो वो चाहता। डिमोरा मुफ्त में काम नहीं कराता, हर काम की बढ़िया फीस देता है, लेकिन मेरी गर्दन उसके हाथों में है। मैं उसकी हर बात मुझे उसकी हर बात गुप्त रखनी पड़ती है। मैं हर वक्त खुद को फंसा महसूस करता हूँ। मेरा दम घुटता है जब डिमोरा का फोन या वो खुद मेरे पास आता है। वो तुम्हारे पास आता है? हाँ, इसी ऑफिस में आता है। इन दिनों भी आया? कई बार। मैं मजबूर हूँ उसका स्वागत करने को। डिमोरा से यही रिश्ता है मेरा। और देवराज चौहान से? सुधीर कावले ने पूछा। उससे हाल ही में जान पहचान हुई। मेरे ऑफिस में वो 2 बार जैम डिमोरा से मिलने आया। क्यों? इसके लिए तुम्हें काफी बातें जाननी होंगी। बताओ। गिरीश सोनी ने कावले को सारा मामला बताया कि देवराज चौहान ने डकैती क्यों की। कुछ बातें कावले पहले से ही जानता था, कुछ बातें नहीं थी। मुझे खुशी है कि तुम मुझ पर भरोसा करके सब कुछ सही बता रहे हो। सुधीर कावले गंभीर था। देवराज चौहान ने भी मुझे यही सब बातें बताई थी। तो अब क्या स्थिति है दोस्त? स्थिति? हीरे जवाहरातों का संग्रह देवराज चौहान ने जैम डिमोरा को लौटाकर सोहनलाल को वापस ले लिया होगा, कावले बोला। गिरीश सोनी ने कॉफी का प्याला एक तरफ सरगाया और सिगरेट सुलगाकर बोला, ऐसा नहीं हो सका कावले। क्या मतलब? जैम डिमोरा का वादा था देवराज चौहान से ही कि जब वो हीरे जवाहरात उसके हवाले करेगा तो सोहनलाल को लौटा देगा। परंतु जैम डिमोरा मन ही मन सोहनलाल को छोड़ने को तैयार नहीं था। और जब देवराज चौहान हीरे जवाहरातों से भरे सूटकेस लेकर बाहर निकला तो जैम डिमोरा ने अपने आदमियों के साथ उसे घेर लिया और आगे मालूम है मुझे, कावले कह उठा। देवराज चौहान, जगमोहन, अली और सुनीलकर की पिटाई की और उनसे तीनों सूटकेस छीन कर ले गया डिमोरा। यही हुआ था ना? यही हुआ। गिरीश सोनी ने गहरी सांस ली। ये अब मुझे ये मुझे अब पता चला कि तब जैम डिमोरा अपने लोगों के साथ था जब मार पिटाई हुई। अब सारा मामला समझा मैं, सुधीर कावले ने गंभीरता से कहा। देवराज चौहान और तीनों को जब वो घायल थे, कौन वहां से ले गया? ये मैं नहीं जानता। कोई आइडिया नहीं? नहीं। क्या पता देवराज चौहान का ही कोई साथी बाहर हो। और वो कुल 4 थे जिन्होंने डकैती की, पांचवा कोई नहीं था, गिरीश सोनी बोला। बहुत विश्वास के साथ कह रहे हो। मुझे सब पता है कि क्या कैसे हो रहा था। तुमने बताया नहीं कि तुम देवराज चौहान के साथ कैसे हो गए? अपने स्वार्थ की खातिर। कैसा स्वार्थ? मेरे जुर्म के सबूत जैम डिमोरा के पास हैं। हांगकांग में मैगी का वॉल्ट है। वो मैगी डिमोरा की ही बेटी है। मेरे वो सारे सबूत डिमोरा ने उसी वॉल्ट में रखे हैं। और देवराज चौहान का कहना है कि वो कोशिश करेगा कि मैगी के वॉल्ट से वो सबूत निकाल कर मेरे हवाले कर दे या नष्ट कर दे। एकमात्र यही वजह थी कि मैंने देवराज चौहान का साथ दिया। उसके कहने पर मयंक होरे को वॉल्ट तक पहुंचने से रोका। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है और तुम मेरी कही बातों का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे कावले। कभी नहीं। मुझे सिर्फ वॉल्ट से गए वो तीनों सूटकेस चाहिए। वो तुम्हें अब कभी नहीं मिल सकते। क्यों? जैम डिमोरा कुछ घंटे पहले समंदर के रास्ते हांगकांग रवाना हो चुका है। वो सूटकेस उसके साथ हैं जिन्हें वो मैगी के वॉल्ट में रख देगा। तुम्हें कैसे पता? सुबह 8 बजे जैम डिमोरा का फोन आया था मुझे। उसने बताया कि हीरे जवाहरात उसे मिल गए हैं और वो वापस हांगकांग जा रहा है। इंडिया में रहने का उसका मन नहीं है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि सोहनलाल को भी वो साथ ले जा रहा है। सोहनलाल ने उसकी दौलत को लूटने की चेष्टा की है, इसलिए उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा।
परंतु देवराज चौहान को 30 दिन का वक्त दिया है कि सोहनलाल को हांगकांग से आकर छुड़ा सकता है तो छुड़ा ले। सुधीर कावले गिरीश सोनी को देखने लगा। गिरीश सोनी के चेहरे पर गंभीरता थी। ये सब कुछ जैम डिमोरा ने तुम्हें बताया? हाँ। क्यों बताया? ये बात तुम्हें कहने का क्या मतलब? डिमोरा जानता है कि मैं कभी भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसे में वो तभी इंटरकॉम बज उठा। हेलो। गिरीश सोनी ने बात की। सर। रिसेप्शनिस्ट की आवाज कानों में पड़ी। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े आपसे मिलना चाहते हैं। पवन कुमार वानखेड़े? मैं इन साहब को नहीं जानता। ये सुधीर कावले चौंका, फिर फौरन कह उठा। इंस्पेक्टर वानखेड़े देवराज चौहान की डकैती वाले मामले की जांच कर रहा है। गिरीश सोनी पल भर के लिए ठिठका, फिर रिसीवर पर बोला। भीतर भेज दो, कहकर रिसीवर रख दिया। कावले से कहा, तो ये डायमंड वॉल्ट डकैती का इंचार्ज है? हाँ। देवराज चौहान की फाइल भी इसी के पास है। ये देवराज चौहान को गिरफ्तार भी करना चाहता है। मैंने इसे कहा था कि अपनी इन्वेस्टिगेशन में मुझे भी साथ रखे, पर इसने मना कर दिया। तुम जल्दी से बताओ कि देवराज चौहान से बात हुई? नहीं। उसका फोन नहीं आया? नहीं। आएगा? पता नहीं, क्योंकि जैम डिमोरा उससे धोखा कर गया। मालूम नहीं अब देवराज चौहान क्या करेगा। देवराज चौहान के बारे में कोई खबर हो तो बताना गिरीश। मैं तुम्हें कुछ भी बताने के लिए फोन नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। गिरीश सोनी ने कहा। ठीक है, मैं तुमसे फोन करके पूछ लूंगा। पर यह तो पक्का है कि जैम डिमोरा इन हीरे जवाहरातों के साथ वापस हांगकांग चला गया है। तुम्हारी ये खबर मेरे लिए महत्वपूर्ण है, काबले ने कहा। डिमोरा ने मुझे यही कहा था कि वो 11 बजे तक हांगकांग छोड़ दे, हांगकांग के लिए छोड़ देगा। भारत छोड़ देगा लिखा होना चाहिए था। जब वो हांगकांग पहुंचेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। डिमोरा बताएगा तो पता चल जाएगा। और कोई सोर्स नहीं? नहीं। यहाँ पर डिमोरा के किसी आदमी से संपर्क में नहीं हो तुम? नहीं, डिमोरा को मेरे से जो काम लेना होता है वो सीधे सीधे मेरे से ही बात करता है। उसका कोई आदमी मेरे से बात नहीं करता। डिमोरा मेरे से खास खास काम ही लेता है। गिरीश सोनी ने गंभीर स्वर में कहा। मेरी अपनी राय है कि जैम डिमोरा वापस हांगकांग हांगकांग चला गया है। इन हालातों में वो इंडिया में नहीं रुकेगा। विनय बरूटा ने उसके हीरे जवाहरातों पर। डिमोरा के कुछ लोग मुंबई में हैं और वो स्थानीय लोगों की सहायता से बरूटा की तलाश कर रहे हैं। ये तलाश तब तक चलती रहेगी जब तक वो बरूटा को खत्म नहीं कर देते। गिरीश सोनी ने कहा। डिमोरा खतरनाक इंसान है। वो विनय बरूटा का जीना हराम कर देगा। मेरे ख्याल में जैम डिमोरा ने देवराज चौहान से धोखा करके गलत किया। अब तभी दरवाजा खुला, वानखेड़े ने भीतर प्रवेश किया। चपड़ासी उसे खोल छोड़कर चला गया। दोनों की निगाह वानखेड़े पर पड़ी। गिरीश सोनी वानखेड़े को देखते ही मुस्कुराकर कह उठा। ओह, तुम हो। मैं तुम्हें नाम से नहीं जानता था। आओ बैठो। वानखेड़े ने कावले से कहा। तो तुम पहले से ही यहाँ मौजूद हो? मैं जा रहा हूँ। सुधीर कावले उठा। मेरे आने से तुम्हारी पूछताछ रुक गई? मैं गलत वक्त पर आया? वानखेड़े ने कहा। मैं उस दौलत को ढूंढ रहा हूँ जो वॉल्ट से डकैती में चली गई है। क्या वो दौलत गिरीश सोनी के पास है? वानखेड़े मुस्कुराया। गिरीश के पास बताने को कुछ भी नहीं है। यहाँ आकर मैंने अपना और इसका वक्त खराब किया। अगर तुम्हें कोई काम की बात मालूम हो तो फोन पर मुझे बता देना इंस्पेक्टर। इसके साथ ही सुधीर कावले वहां से बाहर निकल आया। अगला दृश्य। सुधीर कावले ने इसके बाद सुनीलकर के बारे में जानकारी इकट्ठी की। उसके बारे में कई पुलिस वालों से मिला तो पता चला कि वो किस इलाके में हफ्ता वसूली का धंधा करता है। सुनीलकर के ठिकाने पर पहुंचा कावले। वहां उसके चारों चेले चपाटे मिले, लेकिन उनसे कोई बात नहीं मालूम हुई कि सुनीलकर क्या कर रहा है और इन दिनों कहाँ पर है। इतना पता चला कि 4 घंटे पहले एक पुलिस वाला सादे कपड़ों में उससे पूछने यहाँ आया था। काबले समझ गया कि वो इंस्पेक्टर पवन वानखेड़े ही होगा। अगला दृश्य। 2 बजे का गया विनय बरूटा शाम 8 बजे लौटा। तब अंधेरा छा चुका था। उस ठिकाने के भीतर सुनीलकर
ब्रेड जैम खा रहा था। बाकी तीनों कॉफी के घूंट भर रहे थे। विनय बरूटा के लिए दरवाजा अली बख्श ने खोला। जैम डिमोरा के बारे में मालूम किया? उसे देखते ही जगमोहन ने पूछा। वो हांगकांग चला गया है, विनय बरूटा बैठते हुए बोला। हीरे जवाहरात? उन्हें भी साथ ले गया है। विनय बरूटा गंभीर दिख रहा था। नजर देवराज चौहान पर थी। तभी देवराज चौहान बोला। कैसे गया वो हांगकांग? समंदर के रास्ते। किससे पता किया? क्षण भर ठिठक कर विनय बरूटा ने कहा। ये मेरा सोर्स है, ना ही पूछो तो बेहतर होगा। ये पक्का है कि वो सूटकेस हीरे जवाहरात भी साथ ले गया है? देवराज चौहान ने पूछा। पक्की खबर है। कब पहुंचेगा वो हांगकांग? मेरे ख्याल में अगले 3-4 घंटों में वो हांगकांग में होगा, विनय बरूटा ने कहा। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता थी, गंभीरता थी। हांगकांग में जैम डिमोरा की खबर हासिल कर सकते हो? आसानी से देवराज चौहान, परंतु तुम कैसी खबर चाहते हो डिमोरा की? वो कहां पर है हांगकांग में, और हीरे जवाहरातों का संग्रह कहां पर रखेगा? विनय बरूटा कुछ पल चुप रहकर बोला। जैम डिमोरा के लिए हांगकांग के हालात इन दोनों बहुत बदले हुए हैं। हांगकांग की पुलिस उसे खत्म कर देना चाहती है। वो हांगकांग से फरार होकर इंडिया आया था। ऐसे में ये जान पाना आसान नहीं कि हांगकांग में कहां पर टिकेगा। वो इस बारे में सतर्कता इस्तेमाल करेगा कि उसके ठिकाने का पता किसी को न चले। मेरा तो ख्याल है कि वो हांगकांग से कहीं और जाने का प्रोग्राम बनाएगा, परंतु कुछ देर तो हांगकांग जरूर रुकेगा। मेरा सवाल अपनी जगह है कि मैं जो जानना चाहता हूं वो मुझे मालूम होगा कि नहीं, देवराज चौहान बोला। मेरे ख्याल में जैम डिमोरा के ठिकाने के बारे में पता लग पाना कठिन हो जाएगा। वो हांगकांग में इस बार बहुत ज्यादा सावधानी इस्तेमाल करेगा। उसके आने की हवा भी नहीं मिल उसके आने की हवा भी मिल गई तो पुलिस उसे छोड़ने नहीं वाली। लेकिन उसके हीरे जवाहरातों के संग्रह के बारे में शायद मैं तुम्हें कुछ बता सकूं, परंतु मेरा अंदाजा है कि वो उन्हें मैगी के वॉल्ट में रखेगा। मैगी यानी कि अपनी बेटी के वॉल्ट में? हाँ। पहले भी वो वहीं पर सुरक्षित थे, परंतु इस बार वो उन्हें वॉल्ट से बाहर निकालने की गलती नहीं करेगा। वो समझ चुका है कि उनके लिए वही एकमात्र सुरक्षित जगह है, यानी कि मैगी का वॉल्ट। ये तुम्हारा ख्याल है कि डिमोरा हीरे जवाहरातों को मैगी के वॉल्ट में रखेगा? ख्याल ही है, परंतु 90% पक्का ख्याल है, विनय बरूटा ने कहा। तुम हांगकांग से डिमोरा की खबरें कैसे हासिल करते हो? जैम डिमोरा के दो खास व्यक्ति मेरे से पैसे लेते हैं और खबरें देते हैं। वो हांगकांग में ही मौजूद हैं इस समय। देवराज चौहान सोच भरी निगाहों से बरूटा को देखता रहा। तुम अपने वादे पर पक्के हो ना कि डिमोरा का हीरे जवाहरातों का संग्रह मेरे हवाले करोगे? ये मेरा वादा है बरूटा। शुक्रिया। मुझे ये भी खबर चाहिए कि डिमोरा हांगकांग में सोहनलाल को कहाँ रखता है। मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा, परंतु तुम्हारा प्लान क्या है? प्लान? देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव थे। पहले जैम डिमोरा को हांगकांग में पहुंच जाने दो, उसे कहीं टिक जाने दो। हीरे जवाहरातों की सोहनलाल की खबर मुझे दो, उसके बाद प्लान भी बन जाएगा। वैसे भी हमें इस वक्त 2-4 दिनों के आराम की जरूरत है। तब तक हमारी हालत भी सुधर जाएगी। डिमोरा ने सोहनलाल के लिए तुम्हें 30 दिन का वक्त दिया है, बरूटा ने जैसे देवराज चौहान को याद दिलाया। इस काम के लिए 30 दिन बहुत ज्यादा है बरूटा। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी मचल उठी। ठीक है, हमें ये जगह अभी छोड़नी है, बरूटा ऊंचे स्वर में सबसे बोला। सुनीलकर, तुम्हें बाहर ले जाकर टैक्सी में बिठा दूंगा। तुम अपने आदमियों को फोन कर दो कि वो तुम्हारे लिए कोई जगह तैयार रखें। देवराज चौहान, जगमोहन और अली बख्श के लिए मेरे पास जगह है, वहां कोई खतरा नहीं आएगा। तो मुझे भी वहीं ले चलो, सुनीलकर बोला। तुम्हारी टांग टूटी हुई है, तुम्हारी सेवा कौन करेगा? कौन संभालेगा तुम्हें? बरूटा बोला। वहां स्थायी डेरा तो बसने नहीं जा रहा। 2-4-5 दिन ही इन्होंने टिकना है, उसके बाद ये सब भी व्यस्त हो जाएंगे।
तुम ठीक कहते हो, मेरी टांग टूटी पड़ी है। सोनेलकर ने गहरी सांस ली। मैं अभी अपने चेले चपाटों को फोन करता हूँ, वो बढ़िया ढंग से मेरी देखभाल करेंगे। उन्होंने मेरा माल बहुत खाया है। अगला दृश्य। अगले दिन सुधीर कावले ने पुनः सोनेलकर को ढूंढना शुरू किया। सोनेलकर के चार आदमियों के पास पहुंचा, परंतु वो दोनों कमरे बंद मिले जहां वो कल मिले थे। वो कहाँ मिलेंगे, इस बात को लेकर कावले ने पूछताछ की, परंतु कहीं से भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल सका। किसी ने किसी और जगह का पता बताया तो किसी ने कहीं और का। कुल मिलाकर जवाब इनकार में ही रहा कि वो कहाँ मिलेंगे। सुधीर कावले सोचने पर मजबूर हो गया कि वो चारों एक साथ कहाँ जा सकते हैं। कावले ने शाम तक उनके लौटने का इंतजार किया, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं लौटा। कावले सोचने लगा कि क्या वो चारों सोनेलकर के पास हैं। इसके अलावा वो कहाँ जाएंगे। कल जब आया तो वो कमरे में मौजूद ताश खेल रहे थे, बियर पी रहे थे। किसी काम से गए होते तो शाम तक वो जरूर लौटते। चारों नहीं तो दो या एक ही वापस आता, पर कोई भी नहीं आया। कावले को लगा कि उन्होंने उन्हें ढूंढना जरूरी है। ऐसे में उसने प्रोग्राम बनाया कि उनके अन्य ठिकानों का भी पता करना चाहिए। ये तो स्पष्ट था कि सोनेलकर के और ठिकाने भी जरूर होंगे। लोगों ने जो बताया था कि वो वहां मिल सकते हैं या वहां मिल सकते हैं। कावले ने उन जगहों को चेक करने का मन बनाया। शाम के 6 बज रहे थे जब कावले इस विचार के साथ वहां से हिला कि उसकी निगाह वानखेड़े पर पड़ी, जो कि सादे कपड़ों में था और उसी तरफ जा रहा था जिधर सोनेलकर के आदमियों का ठिकाना था। कावले अपनी जगह पर खड़ा रहा। वानखेड़े नजरों से ओझल हो गया। 10 मिनट बाद वानखेड़े आता दिखा तो कावले वानखेड़े के सामने आ गया। वानखेड़े की निगाह उस पर पड़ी तो वो पास आकर टिटकता हुआ बोला, तो सुनीलकर की तलाश में तुम यहाँ हो? हाँ। नहीं मिला वो? कल उसके चार आदमी मिले थे, आज वो भी नहीं मिल रहे। काबले ने कहा। कब से यहाँ हो? वानखेड़े ने पूछा। 12 बजे से। आसपास से पूछताछ की कोई फायदा नहीं हुआ। यही पता चला कि आज उन्हें किसी ने नहीं देखा। वो रोज यहीं दिखते हैं। पूछताछ में तो यही पता चला है, सुधीर कावले ने कहा। हम दोनों मिलकर ये काम करते तो ज्यादा बेहतर रहता। पुलिस के कामों में किसी बाहरी आदमी का दखल नहीं होना चाहिए। तुम्हारी मर्जी। देवराज चौहान की कोई खबर नहीं? देवराज चौहान की खबर लगना आसान नहीं है, वानखेड़े बोला। जगमोहन, अली, कुछ पता नहीं उनका। इधर सुनीलकर भी गायब है। मेरे ख्याल में वो चारों इकट्ठे होंगे। देवराज चौहान काम खत्म होने के बाद लोगों को अपने साथ नहीं रखता। गिरीश सोनी से क्या पता लगा? कुछ खास नहीं, वो कहता है कि उस रात वो तगड़े नशे में था और मयंक होरे के साथ एक्सीडेंट हो गया। सुधीर कावले चंद पल चुप रहकर बोला, तुमने कहा कि देवराज चौहान काम खत्म होने के बाद लोगों को साथ नहीं रखता। हाँ, मुझे देवराज चौहान के बारे में काफी जानकारी है कि देवराज चौहान का काम अभी खत्म नहीं हुआ। क्या मतलब? मैंने तुम्हें बताया था कि देवराज चौहान क्यों डकैती कर रहा है। क्योंकि उसका साथी जैम डिमोरा के कब्जे में। उस साथी का नाम सोहनलाल है। सोहनलाल? तुम जानते हो उसे? हाँ जानता हूँ, मिल भी चुका हूँ। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? बतानी रह गई होगी, कावले लापरवाही से बोला। बताना भूल गया हूँगा। वानखेड़े कावले को देखता रहा। मैंने तुमसे कहा था कि हम दोनों एक साथ इस मामले पर काम करते तो बेहतर रहता। मैं भी पुलिस का ही काम कर रहा हूँ। वॉल्ट से गए उन हीरे जवाहरातों से भरे सूटकेस की तलाश कर रहा हूँ। वो तुम्हारी अपनी जरूरत है। एक बात और भी याद आई तुम्हें बताने वाली। क्या? वो सब तो बता ही चुका हूं कि देवराज चौहान ने डकैती करके तीनों सूटकेस जैम डिमोरा के हवाले करने थे और जैम डिमोरा ने सोहनलाल को देवराज चौहान के हवाले करना था। ये उनमें तय था। वानखेड़े की सिकुड़ी निगाह कावले पर थी। पर डकैती के बाद ऐसा नहीं हो सका। तो क्या हुआ? देवराज चौहान और बाकी तीनों सूटकेसों के साथ जब बाहर निकले तो बाहर जैम डिमोरा अपने लोगों के साथ मौजूद था। जैम डिमोरा ने देवराज चौहान से बेईमानी की। उसने वो तीनों सूटकेस छीन लिए।
जैम डिमोरा के लोगों ने उन चारों की जबरदस्त ठुकाई की और जैम डिमोरा ने देवराज चौहान से कहा है कि दम है तो सोहनलाल को छुड़ा ले। अगले 30 दिन तक वो सोहनलाल को जिंदा रखेगा। ये भी कहा कि वो सोहनलाल के साथ वापस हांगकांग जा रहा है। तो डकैती की रात बाहर शोर शराबा हुआ, वो ये सभी था? वानखेड़े बोला। सही समझे। तुम्हारा कहना है कि जैम डिमोरा वो सूटकेस और सोहनलाल को लेकर हांगकांग चला गया है? हाँ। जैम डिमोरा ने देवराज चौहान को धोखा दिया? दिया। फिर जैम डिमोरा बचने वाला नहीं। कैसे कह सकते हो ये? देवराज चौहान के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जो उसे इस तरह धोखा देता है उसे वो छोड़ता नहीं। और ये बात सोहनलाल की है जो कि उसका दोस्त है। सोहनलाल को बचाने के लिए देवराज चौहान कुछ भी कर सकता है, बेशक डिमोरा हांगकांग ही क्यों न चला गया हो। देवराज चौहान डिमोरा को छोड़ेगा नहीं। तभी तो मैंने कहा था कि देवराज चौहान का काम खत्म नहीं हुआ है अभी। वानखेड़े की निगाह सुधीर कावले के चेहरे पर जा टिकी। जब सूटकेस छीने जा रहे थे तब तो तुम वॉल्ट के भीतर बेहोश थे। हाँ। फिर तुम्हें ये बातें कैसे पता चली? कैसे पता चला कि डिमोरा ने देवराज चौहान को 30 दिन का वक्त दिया है सोहनलाल को छुड़ाने के लिए? वानखेड़े के माथे पर बल पड़े। मेरे अपने सोर्स हैं बातें पता करने के लिए। वही तो मैं जानना चाहता हूं कि नहीं बता सकता। मैं तुम्हारा प्राइवेट जासूस का लाइसेंस कैंसिल करा सकता हूं कि तुम इंडिया में प्रैक्टिस न कर सको। तुम ऐसा नहीं करोगे? क्यों? क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कि जैम डिमोरा समंदर के रास्ते हांगकांग गया है। ये खबरें तुम्हें कौन दे रहा है? ऐसी बातें मैं नहीं बता सकता। तुम कानून के साथ मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं खबरें देकर कानून की सहायता कर रहा हूं। तुम्हें समझना चाहिए कि मैं तुम्हारे काफी काम आ सकता हूं। वानखेड़े ने फौरन कुछ नहीं कहा। तो जैम डिमोरा हांगकांग चला गया है, वो तीनों सूटकेस लेकर? वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। 90% ये पक्की खबर है। 10% क्यों नहीं पक्की? आजकल में बाकी के 10% भी पक्की हो जाएगी। देवराज चौहान के बारे में तुम्हें कोई खबर? अभी तक तो कोई खबर नहीं। मेरी दिलचस्पी उन 3 सूटकेसों को वापस लाने में है। मैं डायमंड वॉल्ट की नौकरी करता हूँ। हर हाल में वॉल्ट के नुकसान को पूरा करने की कोशिश करूंगा। तुम मेरे साथ रहकर इस मामले पर क्यों काम करना चाहते हो? वानखेड़े ने पूछा। ये बड़ा मामला है। इस काम में मुझे पुलिस की सहायता मिलती रहे तो रास्ते आसान हो जाएंगे। यही बात तुम पर भी लागू होती है कि मेरे साथ रहकर तुम्हें कई ऐसी बातें मालूम हो सकती हैं जो तुम्हें बहुत देर बाद पता लगे। हम दोनों एक साथ इस पर काम करेंगे तो फायदा होगा दोनों का। ठीक है, हम दोनों मिलकर इस केस पर काम करेंगे। तुमने अच्छा फैसला किया। अब तो तुम मुझे अपने सोर्स के बारे में बता सकते हो कि नहीं? ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता, वरना मुझे खबरें मिलनी बंद हो जाएंगी। पुलिस वाले से दोस्ती एक हद तक ही होती है। गहरी दोस्ती भी कभी गहरी दोस्ती कभी भी नुकसान दे सकती है। हमारी दोस्ती सिर्फ इस केस तक ही है। वानखेड़े ने कुछ नहीं कहा। ये बात अपने दिमाग में रख लो कि जैम डिमोरा उन सूटकेसों के साथ हांगकांग लौट चुका है। हमें हांगकांग जाना पड़ सकता है। जरूर जाएंगे, पर हांगकांग में डिमोरा से निपटना आसान नहीं होगा। उसके लिए हमें हांगकांग पुलिस की सहायता लेनी होगी। अब तुम क्या करोगे? इस वक्त तो टाइम पास की खातिर सोनेलकर को ढूंढ रहा हूं कि उससे कोई नई बात पता चल सके। टाइम पास क्यों? क्योंकि मुझे सूटकेसों के अलावा किसी चीज में दिलचस्पी नहीं। पर सोनेलकर में तुम्हारी दिलचस्पी हो सकती है क्योंकि वो कानून का मुजरिम है। क्यों ना हम दोनों ही उसे ढूंढें? बेशक। मेरे पास कुछ जगहों के पता है मेरे पास कुछ जगहों का पता है जहां सुनीलकर का आना जाना होता था। आओ, पता करते हैं। अब हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो हांगकांग अकेले मत जाना, मुझे साथ लेकर जाना। वहां हम दोनों एक दूसरे के काफी काम आएंगे। अगला दृश्य।
विनय बरूटा ही देवराज चौहान जगमोहन अली बख्श की बैंडेज कर रहा था। डॉक्टर को उसने फिर नहीं बुलाया था। फर्स्ट एड का सारा सामान मौजूद था। ये नया ठिकाना था, कल रात ही ठिकाना बदल लिया गया था। वो वाला फ्लैट छोड़ दिया गया था जहां कल मौजूद थे। बरूटा किसी तरह का खतरा खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। डॉक्टर को बुलवाकर, ये जगह दिखाकर वो इस बारे में काफी सावधानी बरत रहा था। सुनीलकर को उसने रात 10 बजे ही टैक्सी में बिठाकर रवाना कर दिया था। सुनीलकर ने अपने लोगों को फोन कर दिया था कि उसके लिए कौन सी जगह तैयार रखें और वो कहाँ मिलेगा। बरूटा जानता था कि देवराज चौहान के तलाश में पुलिस की चौकसी बढ़ी हुई है। ऐसे में देवराज चौहान को बचाए रखना जरूरी था कि देवराज चौहान उसने उसे हीरे जवाहरातों का कीमती संग्रह वापस लाकर देना था और जैम डिमोरा को खत्म करना था। हालांकि डिमोरा को खत्म करने की बात उनके बीच तय नहीं हुई थी, परंतु बरूटा जानता था कि जैम डिमोरा से देवराज चौहान का बड़ा झगड़ा खड़ा होने वाला है। डिमोरा ना तो हीरे जवाहरात देगा और ना ही सोहनलाल को। ऐसे में खून खराबे का सिलसिला शुरू होना ही था। देवराज चौहान के हाव भाव से इसे स्पष्ट हो रहा था कि जैसे वो उस भूखे शेर की तरह हो जिसे सिर्फ शिकार दिखने की चाह हो। दोपहर का गया विनय बरूटा रात 9 बजे ठिकाने पर पहुंचा। साथ में खाने पीने का सामान लेता आया था। तीनों को एक ही कमरे में बैठे बातें करते पाया। ठीक हो दोस्तों? बरूटा डिनर को एक तरफ रखता कह उठा। तुम हमारी बहुत सेवा कर रहे हो, जगमोहन कड़वे स्वर में बोला। ताकि तुम लोग फिर से तैयार हो जाओ, मैदान में कूदो और मेरे लिए हीरे जवाहरात वापस लाओ। बरूटा हंसा। जरूरी तो नहीं कि देवराज चौहान सफल होगा, बरूटा ने देवराज चौहान को देखकर कहा। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि ये काम देवराज चौहान दिल से करे। मैदान में तुम भी तो कूदोगे? मैं? नहीं, मैं नहीं, बरूटा ने इंकार में सिर हिलाया। पहले भी कहा है मैंने कि मैं पीछे रहकर जो सहायता कर सका वो जरूर करूंगा, लेकिन कंधे से कंधा मिलाकर इस मामले में नहीं चलूंगा। क्यों? जैम डिमोरा से डर लगता है? मैं डरने वाला नहीं, पर इस मामले में दखल नहीं देना चाहता। जो करेगा देवराज चौहान ही करेगा। क्या पता पीछे रहकर मैं तुम लोगों के ज्यादा काम आ सकूं। बरूटा गंभीर था। तुम लोगों की हालत कल से बेहतर लग रही है। मेरे ख्याल में अगले 2-3 दिन में तुम बेहतर हो जाओगे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेने लगा। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े के हाथ में वॉल्ट डकैती का मामला इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े के हाथों में है वॉल्ट डकैती का मामला, बरूटा बोला। देवराज चौहान ने बरूटा को देखा। मैं जानता हूं तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। यह बताओ कि वो यहां तक पहुंच सकता है या नहीं, देवराज चौहान ने पूछा। यहां तक तो कोई भी नहीं पहुंच सकता। ये जगह तुम लोगों के और मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। तो ये पक्का है कि जैम डिमोरा हांगकांग चला गया है, देवराज चौहान बोला। हाँ, साथ में सोहनलाल भी है। देवराज चौहान का चेहरा कठोर हो गया था। हाँ, और वो तीनों सूटकेस भी साथ ले गया। हांगकांग में डिमोरा कहाँ पर है? ये अभी पता नहीं, हो सकता है कल पता चल जाए। हांगकांग में जो मुझे डिमोरा की खबरें देता है उसके पास कोई खबर नहीं है कि डिमोरा ने रुकने की कौन सी जगह चुनी है। डिमोरा बहुत सावधानी बरत रहा है। वो कहता है कि अभी तक ये खबर भी नहीं सुनी कि डिमोरा वापस आ गया। डिमोरा जानता है कि हांगकांग की पुलिस उसे छोड़ने वाली नहीं। ऐसे में वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि पुलिस को उसके आने की खबर लगे। लेकिन वो ज्यादा देर छिपा नहीं रह सकता, जगमोहन बोला। हाँ, हांगकांग पुलिस को उसके वापस आ पहुंचने की खबर तो जरूर लगेगी, बरूटा ने कहा। तब तो हमारे लिए भी दिक्कत होगी डिमोरा को ढूंढने में, अली बख्श बोला। पर मुझे ये विश्वास है कि वो तीनों सूटकेस डिमोरा कहाँ रखेगा। कहाँ? देवराज चौहान ने बरूटा को देखा। अपनी बेटी मैगी के वॉल्ट में। पहले भी उसने सूटकेस हीरे जवाहरातों का संग्रह मैगी के वॉल्ट में ही सुरक्षित रखा हुआ था। इन हालातों में वो सूटकेसों को वहीं रखेगा। शायद अब तक रख भी दिए हों। और सोहनलाल? देवराज चौहान के दांत भिज गए। बरूटा देवराज चौहान को देखता रहा। सोहनलाल को कहाँ रखा है डिमोरा ने, यह भी मुझे पता चलना चाहिए। देर सवेर में खबर मिल जाएगी, बरूटा ने सोच भरे स्वर में कहा।
तुम्हें पहले हांगकांग पहुंचना होगा। मैं बरूटा की बात से सहमत हूं। जगमोहन का सर कठोर हो गया। लेकिन अभी हमारे हुलिये बिगड़े हुए हैं, चेहरों पर, शरीर पर चोटों के निशान। अली ने कहना चाहा। ये सब 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे, देवराज चौहान ने सर सर में कहा। बरूटा ठीक बोला कि हमें हांगकांग पहुंचकर आगे की नीति तय करनी होगी। वहीं पर से हमें खबरें मिलेंगी जो कि हमारे काम की होंगी। तैयारी करूं हांगकांग चलने की? विनय बरूटा कह उठा। कैसे? समंदर के रास्ते जाना सुरक्षित होगा। मेरे लिंक हैं, सब इंतजाम हो जाएगा। देवराज चौहान कुछ पल बरूटा को देखता रहा, फिर बोला, कल बताऊंगा। जैसा तुम ठीक समझो। बरूटा ने सिर हिलाया। तुम भी साथ चलोगे? जगमोहन ने पूछा। साथ तो नहीं, परंतु मैं तुम लोगों से अगले ही दिन हांगकांग में मिलूंगा, बरूटा ने कहा। अगर डिमोरा को पता चल गया कि तुम हांगकांग में हो तो? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विनय बरूटा मुस्कुरा पड़ा। डिमोरा को अपनी पड़ी है, हांगकांग पुलिस उसके पीछे है। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा कि पुलिस को उसके वापस आ जाने की हवा मिले। पुलिस की वजह से ही उसे हांगकांग छोड़ना पड़ा था। ना छोड़ता तो अब तक पुलिस ने उसे खत्म कर दिया होता। इस मामले में तुम्हारी और डिमोरा की क्या हालत होगी? हमें कोई मतलब नहीं, जगमोहन कह उठा। डिमोरा से खुद को बचाना मेरा काम है। वो मुझ तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। बरूटा के स्वर में विश्वास भरा था। वो अभी मुझे ठीक से जानता भी नहीं। मुझे भूख लगी है, अली बोला। डिनर वो रखा है, उसे बर्तनों में डालो, तब तक मैं नहा लेता हूं, कहकर बरूटा बाहर निकल गया। अली उठकर डिनर की तरफ बढ़ गया। आने वाला वक्त बुरा भी हो सकता है, हांगकांग में कुछ भी हो सकता है, जगमोहन बोला। मुझे हर हाल में सोहनलाल को सही सलामत वापस लाना है, देवराज चांद ने कठोर स्वर में कहा और फोन द्वारा नंबर मिलाने के बाद उसे कान से लगा लिया। डिमोरा ने सोहनलाल को बेहद सुरक्षित जगह रखा होगा। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा और उठकर अली बख्श के पास चला गया। दूसरी तरफ बेल जाती रही, फिर गिरीश सोनी की आवाज कानों में पड़ी। हेलो, गिरीश। देवराज चौहान? गिरीश सोनी का स्वर धीमा था। हाँ, मैं तो उस दिन से ही तुम्हारे फोन आने का इंतजार कर रहा था, गिरीश सोनी ने उधर से कहा। मुझे तभी पता चल गया था कि जैम डिमोरा ने तुम्हारे साथ धोखा किया, सोहनलाल को तुम्हारे हवाले नहीं किया। डिमोरा उसी दिन सोहनलाल और सूटकेसों के साथ हांगकांग चला गया। तुम्हें किसने बताया? खुद डिमोरा ने फोन करके ये बात बताई कि वो जा रहा है। उसके बाद डिमोरा का फोन आया? नहीं, परंतु आएगा जरूर। हांगकांग में डिमोरा कहां पर रुका है? ये नहीं मालूम। हीरे जवाहरातों के संग्रह और सोहनलाल के बारे में कोई खबर? वो भी नहीं। डिमोरा पहले हीरे जवाहरातों का संग्रह कहां पर रखता था? देवराज चौहान ने पूछा। अपनी बेटी मैगी के वॉल्ट में। तो क्या अब भी वहीं रखेगा? मेरे ख्याल में हाँ। मैगी का वॉल्ट उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। हांगकांग की पुलिस उसके पीछे है, ऐसे में वो हीरे जवाहरात मैगी के वॉल्ट में ही रखेगा। और सोहनलाल को? सोहनलाल को वो कहीं भी रख सकता है, हांगकांग में उसके पास ठिकानों की कमी नहीं है। अगर मुझे मैगी के वॉल्ट में जाना पड़ेगा तो वहां से तुम्हारा सामान भी ले आऊंगा। वो लेदर बैग में। मुझे याद है, तुम मुझे बता चुके हो। तुमने मेरा काम किया, मयंक होरे को रोका। ऐसे में मेरे से होता हुआ तो तुम्हारे लेदर बैग वाला काम जरूर पूरा करूंगा। उसमें है क्या? कागजों की एक फाइल और कुछ तस्वीरें। डिब्बे में पैक रिवॉल्वर है जिस पर मेरी उंगलियों के निशान है। मैं याद रखूंगा। हांगकांग जा रहे हो? सोहनलाल को वापस लाना है। अगर मेरा सामान तुम हासिल कर सको तो उसे फौरन नष्ट कर देना, जला देना। गिरीश सोनी की आवाज में बेचैनी थी। मैं हमेशा के लिए तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। एहसान वाली बात नहीं। इस काम को मैं अपना समझकर करूंगा। पर पर तुम मैगी के वॉल्ट में प्रवेश नहीं कर सकते, वो बहुत खतरनाक है। तुम वॉल्ट के बारे में क्या जानते हो? काफी कुछ। जैम डिमोरा जब मूड में होता है तो उसके सुरक्षा सिस्टम के बारे में बताया करता था।
एक बार वो मुझे मैगी के वॉल्ट के भीतर भी ले गया था, उस जगह पर भी ले गया था जहां वो लेदर का बैग रखा है और जहां उसके हीरे जवाहरातों का संग्रह भी मौजूद था, उधर से गिरीश सोनी ने बताया। ये तो तुम काम की बात बता रहे हो। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। जो मैं जानता हूँ वो तुम्हें बता सकता हूँ। हमें मिलना पड़ेगा। मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं अभी आ जाता हूँ, उधर से गिरीश सोनी ने कहा। बेहतर होगा कि हम कल मिलें, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। ठीक है, मैं तुम्हें कल सुबह फोन करूंगा। मैं तैयार हूं। देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। चेहरे पर सोचों के भाव दिखाई दे रहे थे। चलिए दोस्तों, हांगकांग में डकैती का तीसरा भाग हम यहीं रोक रहे हैं। और अब देखा जाए कि हमारे दोस्तों ने क्या पत्र व्यवहार किया है हमारे लिए। कहाँ गया भाई दूसरा फोन का। फोन में ना ये बढ़िया है कि इसमें काउंट आ जाता है कि कितने लोगों ने किया है कमेंट। 20 नए कमेंट बता रहा है। अब जो ये 20 नए कमेंट हैं ये अलग अलग एपिसोड्स पर होते हैं। ये देखो, डकैती का पार्ट 2 पर, 1 पर, डकैती के जादूगर पर, हांगकांग में डकैती पर, सुनील वाले पर, अंगूठे के निशान पर भी हैं। ठीक है, तो अलग अलग मतलब एपिसोड्स पर जो आपने कल और आज के बीच में किए हैं कमेंट्स वो मिलते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पुराने कमेंट से शुरू करके फटाफट चलेंगे, आज ज्यादा समय नहीं लेंगे। गौरव कह रहे हैं, गौरव कुमार पटले कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग भैया जी। गुड मॉर्निंग गौरव, उम्मीद है तुम सही सलामत हो, अच्छे हो। धन्यवाद कमेंट के लिए। राजकुमार वर्मा जी कह रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। धन्यवाद राजकुमार जी। शब्बीर भाई कह रहे हैं सरकारी शैतान और मिशन पीएम गुरुजी के चैनल पर हैं लेकिन कुछ काम के नहीं है। आप अंडरग्राउंड और जिन नॉवल भी सुनाएं, कहीं अपलोड नहीं है। ठीक है भाई, ऐड कर लिया लिस्ट में। सरकारी शैतान, मिशन पीएम, अंडरग्राउंड और जिन। ठीक है। अगला कमेंट फिर से शब्बीर भाई का है। सरस छे मतलब अच्छा है, ये गुजराती में लिखा है। हाँ हाँ, मैंने पता कर लिया था। धन्यवाद शब्बीर भाई। वो उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आया। हालांकि गुजराती और हिंदी और मराठी ये सब करीब करीब एक जैसी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं आया। अभी आप समझो, मैं ऑफिस से आके करता हूँ काम, तो समझ सकता हूँ ना, दिमाग पे और भी बोझ रहते हैं। चलिए, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। अमर सिद्धू जी कह रहे हैं विक्रम भाई देवराज ये चैलेंज भी पूरा करेगा, शुक्रिया। हाँ हाँ भाई, डेफिनेटली करेगा, क्यों नहीं करेगा, अपना भाई है। सुशील त्यागी जी हरिद्वार वाले कह रहे हैं धन्यवाद आपको, आप बहुत मेहनत करते हैं, जब समय मिले तब डकैती का शकुनी को भी पढ़ना। भाई जी सुशील त्यागी हरिद्वार, डकैती का शकुनी। धन्यवाद सुशील जी। मैंने ये नाम पहली बार सुना है, लेकिन मैं ढूंढता हूँ, अगर मेरे पास हुई तो। अब पूरे मेरे पास अनिल मोहन जी के करीब 200 से ऊपर के नॉवल है। तो वो डकैती का शकुनी देवराज चौहान का ही नॉवल है, ये मुझे देखना पड़ेगा, पर हुआ तो अवश्य लिस्ट में ऐड कर लूंगा। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। अवतार बुर्रा जी कह रहे हैं कहानी सुनाने का धन्यवाद विक्रम भाई, आशा करते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो। धन्यवाद अवतार भाई, मैं भी आशा करता हूँ आप सब भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। दिनेश कुमार भाई कह रहे हैं विक्रम भाई रोज एक एपिसोड ही सही है। हाँ भाई जी, धन्यवाद, आपने मेरी भावनाओं को समझा। प्रीति मिश्रा जी कह रहे हैं वंडरफुल सर। धन्यवाद प्रीति जी। शैलेश भाई 38 कह रहे हैं नमस्कार विक्रम भाई, आपकी पसंद मेरी पसंद से मिलती जुलती है। हालांकि मुझे भी जीत सिंह और विमल जैसे किरदार पसंद नहीं, मुझे सुनील और सुधीर पसंद है। आज के एपिसोड कहानी में एक नए मोड़ की तरह है। विनय बरूटा की एंट्री बहुत जोरदार है।
अब ऐसा लग रहा है जैसे एक से दो बेहतर हैं, विनय बरूटा और देवराज चौहान। जैम डिमोरा के लिए अब मुश्किल समय है, और दिन, तारीख और समय के बारे में मेरी सलाह के लिए आपकी सराहना के लिए धन्यवाद। अगर हम किसी कारण से कहानी के एपिसोड से चूक गए हों तो इससे हमें उसे ढूंढने में मदद मिल जाएगी। जय श्री राम। शैलेश भाई, आपने बात सही कही है, लेकिन अब देखो ना यार, मैं इसीलिए, आप अगर ध्यान दो तो मैं कहानी का जो पार्ट है उसे पहले लिखता हूँ, उसके बाद कहानी का नाम इसीलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं खुद भी, मैंने आपको बताया ना, मैं खुद एक श्रोता हूँ। तो एक श्रोता को क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं वो मैं पहले जानता हूँ। इसीलिए कि क्योंकि अब ये सुनने वाली कहानी है तो इसका थंबनेल जो है वो ज्यादा बदली नहीं होता है, और थंबनेल के ऊपर भी पार्ट लिखा होता है। लेकिन अभी चूंकि आपने कहा है तो आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने इस एपिसोड से आपके उस सलाह पर काम करना शुरू कर दिया है। बाकी आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कहानी पर नया मोड़ आ गया है और तैयारी हो गई है। विनय बरूटा हालांकि वो कह रहा है कि मैं पीछे से काम करूंगा, और उसमें सही भी है क्योंकि दो बड़े किरदारों को बराबर चलाना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब मल्टी स्टारर फिल्म होती है तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कई बारी कोई हीरो कम हो जाता है, कोई ज्यादा हो जाता है ना, ऐसे। खैर, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। दिनेश भाई का कमेंट आया है एक और, विक्रम भाई डबल प्लान नॉवल अपलोड करें। ठीक है भाई जी, नोट कर लिया गया है आपका सजेशन। संतोष उगाड़े जी ने 3 हृदय भेजे हैं, धन्यवाद संतोष उगाड़े जी। किशन मेहरा जी, ये नए आया है, नया, आपने सबसे पहली बार कमेंट किया है, धन्यवाद किशन जी। बहुत शानदार विक्रम भाई, मैं देवराज चौहान सीरीज के उपन्यास 15 सालों से पढ़ रहा हूँ। किशन मेहरा, जिला अजमेर, किशनगढ़ से। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भाई। हाँ, हम सभी, ये जो इस मंडली में लोग शामिल है ना, जिनके नाम ले रहा हूं मैं, और जो बाकी भी 300-400 लोग हैं इस गैंग में, सब देवराज चौहान के पुराने शौकीन हैं। अच्छा लगा आपसे मिलकर, रेगुलरली बात करते रहिएगा। जिला अजमेर, किशनगढ़ से। किशनगढ़ से किशन मेहरा, क्या बात है। आगे बढ़ते हुए विजय जी का कमेंट है, धोखा हो गया देवराज चौहान के साथ, अब बोलेगा धोखे का जबरदस्त बदला लेना जैम डिमोरा। ये बुरे दिन शुरू हो गए अब तो। हाँ, अब जैम डिमोरा खत्म है, अब यहाँ से लाश में बदल गया है जैम डिमोरा, मैं बता रहा हूँ आपको। एक और कमेंट है विजय जी का, बहुत बड़ा धोखा हुआ, अब जो भी होगा खतरनाक होगा। सोनलाल को बचा लिया जाएगा, लेकिन हांगकांग में उसे बाल की सिक्योरिटी का नाम होना आता है। हांगकांग में उसे बाल की सिक्योरिटी का नाम होना आता है। सॉरी विजय जी, समझ नहीं आया ये। आखिर में आपने कहा सोनलाल को बचा लिया जाएगा, समझ गया, लेकिन हांगकांग में उसे सिक्योरिटी का, या तो शायद आप ये कहना चाह रहे थे कि हांगकांग में जो भी सिक्योरिटी है उसे उससे निपटना आता है शायद। चलिए कोई बात नहीं, आपका कमेंट आया यही बहुत है हमारे लिए, धन्यवाद। कमेंट करते रहिएगा। कृष्णा बहन का कमेंट आया है, जबरदस्त बढ़िया कहानी, विनय भरूटा में ठीक ही किया था, जैम ने ठीक ही कहा था, जैम डिमोरा इसी लायक ही था, लेकिन देवराज चांद से चालाकी करना भारी पड़ेगा, देखना आगे डिमोरा की क्या गति होती है। हाँ हाँ कृष्णा बहन, मैंने बता दिया, बस इस पल से जैम डिमोरा लाश में बदल गया। बस कुछ दिनों के लिए चल फिर रही है वो लाश, जब तक हमारा एपिसोड पूरा नहीं होता, मतलब ये नॉवल पूरी नहीं होती। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। एक और कमेंट आया शब्बीर भाई का, डकैती के जादूगर पर। आपकी बात बिल्कुल सही है, रानी की सतर्कता को देखकर मुझे मेरे मामा जी याद आ गए। 2005 में उनके पास नोकिया 6700 फोन था, और उस फोन का जलवा तो आप समझ ही सकते हो। जब भी मामा जी फोन रखते, हम फोन लेकर गेम खेलने लग जाते। मामा जी के आने पर फोन वहीं रख देते, तो तब मामा जी को पता चल जाता था कि फोन किसने लिया था। वो फोन की
एग्जैक्ट लोकेशन याद रखते थे, और क्या दिन थे वो भी। हाँ, पीछे वाले दिन याद आते हैं, खासतौर पे वो जब टेक्नोलॉजी नहीं होती थी या नहीं होती थी। ज्यादा टेक्नोलॉजी ने ना जीवन को कुछ अजीब सा बना दिया है। खैर, आजकल के बच्चों को यही पसंद है, तो वक्त के साथ जो वक्त के राही होते हैं उन्हें अपना पसंद आता है। हमने जो अच्छा वक्त गुजारा है वो हमें याद रहता है। खैर, कमेंट अच्छा लगा आपका, अच्छा समय याद दिलाया आपने, धन्यवाद। और ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही था कि फोन कहाँ रखा था, कहाँ से उठा और हिला कि नहीं हिला, ये बात याद रहती है। मैंने आपको बताया ना, बहुत लोग मैंने देखा है कि यदि दरवाजा खुल जाए और बंद हो जाए, उसी में ढूंढ लेते हैं कि हाँ भाई यहाँ से चीज हिल गई है। ऐसी और बहुत सी बातें होती हैं। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस पी सिंह जी ने फोन किया है। डियर वी, यू आर नाइस इन अटरिंग सेंटेंसेस बट इट इज स्लोअर, सो प्लीज फास्ट इट अ लिटिल बिट। एस पी सिंह जी, सही कहा आपने, हो सकता है मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, तो आप स्पीड को 1.5 कर लिया कीजिए। जस्ट अ सजेशन। वैसे मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वो होता क्या है ना कि ज्यादा तेज पढ़ने में ना मशीनी भाव सा है, तो थोड़ी सी भावनाएं लाने के लिए ना थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा सांस भी लेना पड़ता है, इसलिए। खैर, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए, कमेंट करते रहिएगा। मनोज बालियान जी, काफी दिनों बाद कमेंट किया इन्होंने, लिखा है गुड। धन्यवाद मनोज जी। विजय भाई का एक और कमेंट आया है। हेलो, आपके पास देवराज चंद सीरीज का कोई ऐसा उपन्यास है क्या जिसमें नगीना का पूरी तरह से रोल हो देवराज चांद के साथ? मैं किसी देवराज चांद के साथ में किसी काम को लेकर या फिर ऐसे ही, लेकिन लेखक ने इस कैरेक्टर को बहुत कम दिखाया है, इसलिए इसको देखने की उत्सुकता हमेशा से रही है। वैसे भी ये कैरेक्टर अच्छा लगता है और कुछ खास कैरेक्टर में से एक है। अगर आपके पास हो तो जरूर लाने की कोशिश करिएगा, धन्यवाद। ऐसा कोई ओपन है जिसमें कोई खास रोल हो? एक है ना, क्या नाम है उसका, जहाँ मंगोलिया जाता है देवराज चांद, और वहाँ नगीना के, यानी नगीना के साथ शादी से पहले, नगीना की शादी ही हुई है जिसमें देवराज चांद से। उस एपिसोड में नगीना का बहुत जबरदस्त काम है। नगीना तो पूरा का पूरा बार चलाती थी, पूरा धुआं दिया हुआ उसमें। वानखेड़े भी है उधर। क्या नाम था उस कहानी का? चलो, मुझे याद आया, मैं बताऊंगा आपको विजय जी। इस बारी अभी एकदम से मुझे याद नहीं आ रहा। अपने किसी मित्र को याद आ जाएगा, देखना कल बता देंगे लोग। अपने सब लोग देवराज चौहान के फैन है, एक एक बात पता है देवराज चौहान की। तो नगीना, और उसमें गजाला के साथ भी उसी वही फाइट हुई है उनकी, जब तो नगीना के पिताजी जो हैं वो गजाला के पिताजी के यहाँ काम किया करते थे, और उसके बाद उन्होंने रिटायर हो जाते हैं। और थापर भी इनसे मिला। थापर भी मतलब कैरी नहीं किया, अक्सर कैरी नहीं करते अनिल मोहन जी, लेकिन इस तरह के नॉवेल्स में थापर का होना जरूरी था, अगर नगीना है तो खैर, आगे बढ़ते हैं। संतोष मुके जी कह रहे हैं हर हर महादेव, बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। सुनील संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट का। क्या वंशम, सुनील सीरीज और अपलोड करें। ठीक है भाई, जरूर करेंगे। बारिक कालिम जी, बात करने के लिए 10 मिनट लीजिए। मतलब ज्यादा लंबा एपिसोड कर दिया मैंने? हो सकता है, ठीक है। 2 बार ही आपने लिख दिया बारिक जी। अब देखो, अगर मैं सिर्फ आपका कमेंट का उत्तर देके आगे चला जाऊं तो भी गलत है। अब कमेंट खूब सारे आ रहे हैं, लोग बाग बात कर रहे हैं, तो करने तो नहीं यार 10 मिनट। तो आप वहां से सुनना बंद कर दिया करो जहां से मैंने आपका नाम ले दिया है ना। चला लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अमित भारती जी का कमेंट, मैनी मैनी थैंक्स सर, थैंक्स फॉर द अपलोड नॉवल। सर, फॉर द थैंक्स फॉर अपलोड द नॉवल। ओके, ये आपका कमेंट काफी पक्का हो गया। मैंने कहा ना, अब तो बस केवल एम लिखते होंगे ना तो वो आ जाता होगा ऑटो सजेस्ट में।
संतोष उगाड़ी जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। प्रवेश कुमार जी कह रहे हैं विक्रम भाई भाई बहुत अच्छी स्टोरी है। जी हाँ, धन्यवाद। यूजर में टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ज्वेल थीफ देवानंद मूवी। 52 पत्ते, अच्छा जी। 52 पत्ते ज्वेल थीफ में इस तरह की कहानी थी? पता नहीं, मैंने बहुत शायद बचपन दूरदर्शन पे देखी थी तो मुझे याद नहीं है कहानी। 52 पत्ते की कहानी वैसी है, हो सकता है। कृष्णा बहन का कमेंट आया है, बहुत मस्त बढ़िया मस्त, सुरेंद्र मोहन पाठक जी का अपना ही स्टाइल है, कितनी तारीफ करो कम है, बढ़िया प्रस्तुति। जी हाँ कृष्णा बहन, इसीलिए तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सुरेंद्र मोहन पाठक जी को भी, जस्ट फॉर द टेस्ट चेंज सेक। राजेश जी कह रहे हैं वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू राजेश जी। गौरव कुमार पटले कह रहे हैं आपकी आवाज में बहुत अपनापन है, अपना ही है, ठीक है, हाँ अपनापन है लिखना चाहोगा। धन्यवाद गौरव जी, अच्छा लगा ये जानकर, थैंक यू। टेक सॉल्यूशन जी कह रहे हैं आप बहुत आने वाला है क्योंकि देवराज चांद विनय बरूटा एक साथ हो गए और एक्शन तो हो गई, इसके साथ जगमोहन और विनय बरूटा की नोकझोंक भी होने वाली है तो बहुत मजा आएगा। हाँ उम्मीद तो मुझे भी थी कि नोकझोंक होगी, लेकिन अभी तक कोई खास नोकझोंक हुई नहीं है। बाकी जगमोहन की वही आदत कि जहां से पैसा बचे बचाओ। वो सुनील कर कहता है 5 करोड़ नहीं लूंगा तो वो फट से मान गया कि भाई 5 करोड़ नहीं ले रहा है। देवराज चंद कहता भाई उसने मना कर दिया है, यानी मत दो। खैर, तो ये थी आप सबके कमेंट्स, मैंने कोशिश की है कि जल्दी जल्दी कवर करूं। अगर किसी भाई का कमेंट रह गया हो तो माफ करिएगा, तो मैं फिर इसे फटाफट कवर करता हूं और आगे बढ़ते हैं और इसे अपलोड करते हैं। थोड़ी देर में आप तक पहुंच जाना चाहिए ये। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मात जय हिंद, वंदे मातरम। जवान फिसल गई थी। जय हिंद, वंदे मातरम।